पहले एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उसके बाद फिर बुल वर्सेस बेयर भी आपके सामने करेंगे। प्रकाश गाबा जी हैं, राजेश पालविया जी हैं, आशीष चतुर्मोहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। सुदीप सर, बताइए आपका व्यू क्या है मार्केट पर? कल की गिरावट के बाद आज के बाउंस बैक को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? जी, मार्केट पे व्यू हमारा पॉजिटिव था और अभी भी पॉजिटिव है। हम लोगों को लगता है कि जो मार्केट में पॉजिटिव बायस हम लोगों को देखने को मिला था वो बरकरार है और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। दो इसमें मुख्य कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट हमेशा से सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, वो है ग्लोबल लिक्विडिटी, और वो ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लो में कोई कमी अभी तक हुई नहीं है। दूसरा बात है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए जो उम्मीद किया जा रहा है वो अच्छे हैं और अभी भी वहां पे कोई नेगेटिविटी बहुत बड़ा नहीं आया है। हाँ, पिछले क्वार्टर के जीडीपी आंकड़े जो एक्सपेक्टेशन था उसी हिसाब से उसके लगभग आसपास ही आया है। वो बहुत ही खराब आंकड़े हैं, पर ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। कुछ दिक्कत आ रही है लिंक पे आज फिर से सुदीप बंदोपाध्याय साहब, लेकिन देखिए आपने उनका व्यू तो सुन लिया, तेजी में ही है। कह रहे हैं घबराने की आपको देखिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। 400 पॉइंट ऊपर इस समय देखिए सेंसेक्स नजर आ रहा है और नीचे जैसे ही जाते हैं वैसे ही बाइंग आ जाती है। बैंक निफ्टी देखिए 80 पॉइंट ऊपर। तो आज का दिन दरअसल बुल्स और बेयर्स के बीच में तगड़ी फाइट हो रही है, ये बिल्कुल साफ आपको नजर आ रहा है। राजेश पालविया साहब, स्वागत है। आप कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को इस समय और आपकी रणनीति क्या होगी? गुड आफ्टरनून हेमंत जी, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए हेमंत जी, जो हमने वोलेटिलिटी पिछले सेशन में देखी और आज भी वो कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, बट अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट को तो मार्केट में करेक्शन ड्यू था और एक जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे टारगेट 11,700-750 की रेंज में, वहां तक मार्केट ने ऑलरेडी एक मूव दिया। तो वहां से देखिए मार्केट को तो करेक्ट होने के लिए एक बहाना चाहिए था। मार्केट को एक मार्जिन जो नया इंप्लीमेंट हुआ वो एक बहाना मिला मार्केट को करेक्ट होने के लिए। जियोपॉलिटिकल जो एक इशू एस्केलेट हुआ उसके कारण हुआ, लेकिन मार्केट में जो एक खास बात जो देखने को मिली करेक्शन में 11,300 11,250 जो लेवल थे उस लेवल को होल्ड करके मार्केट वहां से वापस से बाइंग एक्शन दे रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से। तो हमें लगता है कि यहां से मार्केट वोलेटाइल जरूर रहेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती रहेगी मार्केट में और थोड़ा सा रोटेशन होते हुए देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट एक लंबी तेजी करके आया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन रहेगा। 11,600 ऊपर का लेवल रहेगा और नीचे में 11,300 के आसपास एक बेस रहेगा। तो ये रेंज में कुछ टाइम कंसोलिडेशन रहेगा और जैसे ही फिर ब्रेकआउट होते हुए दिखेंगे 11,600 के ऊपर तो मार्केट वापस अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों तक हम यही रेंज में ट्रेड करेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करेक्शन के बाद बहुत सारे स्टॉक्स जो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी ऊपर चले गए थे, अब वो स्टॉक्स वापस अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। तो वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए और वो स्टॉक्स को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहिए। आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो फायदा होगा। सुदीप सर, आपसे संपर्क थोड़ा सा टूट गया था, अब वापस से संपर्क स्थापित हो गया है। बताइए, आप अपनी कंप्लीट करिए स्ट्रेटजी सर। आपने कहा कि आप पॉजिटिव हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं बाजार पर, किस तरह के स्टॉक्स चुनेंगे? अपना टॉप कन्विक्शन आइडिया भी बताइए प्लीज। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और पिछले हफ्ते जब बात कर रहे थे हेमंत आपसे, तो हमने जिक्र किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वहां पे हम लोग अभी भी बहुत कन्विंस्ड है और करंट लेवल पे जो कि करीबन 215-16 के बीच में है, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं निवेशक के लिए स्टेट बैंक में खरीदारी करने का। दूसरा बैंक जहां पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे भी करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, डिपॉजिट बेस बढ़ रहा है और बाकी जो इनके सब्सिडियरीज के सारे बिजनेस है दोनों एसबीआई और आईसीआईसीआई के, वहां पे भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है और ग्रेजुअली थोड़ा डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके चलते पेरेंट कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल करंट वैल्यूएशन में दोनों शेयर में खरीदारी की जा सकती है। ओके, इस बीच अगर आप देखें कुछ थीम है जो बाजार में काफी अच्छा काम करती हुई, बायोकॉन फार्मा स्पेस में डे हाई पर काफी कारोबार कर रहा है और एक और अगर आप स्टॉक को देखें तो पीवीआर ये दिन के सर्वोच्च रुपए आके ट्रेड कर रहा है। इससे पहले प्रकाश जी का एक आउटलुक लेते हैं। प्रकाश जी, आपने आज के बाजार को कैसे रीड किया? कल का सेलिंग प्रेशर थम रहा है थोड़ा सा और पुट राइटर्स लोअर लेवल पे विजिबल हैं। 2-3 बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, उनके आज
डेली कैंडल्स अच्छी हैं, इंडसइंड बैंक थोड़ा सा वोलेटाइल है। आपकी अप्रोच क्या है सर, इस वक्त मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? मैं कहूंगा कि आज का जो मूव है एक पॉज है। ये पॉज ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए वो कल कंफर्म होगा, आज नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा बार होने के बाद जो कल का बार था ये एक रिएक्टिव मूव नजर आता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 11,600 सुबह मैंने कहा कि 11,000 अगर याद होगा आपको कि अगर हाई पार कर लेते हैं 500 का तो एक अपनी तेजी मिल सकती है। वो तेजी आ गई और भी बाकी है, 11,600 तक जा सकता है और एक बार 11,600 पार कर ले तो मेरे ख्याल से क्या कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर, क्योंकि कल का एक एवरेशन था और कुछ नहीं। लेकिन मैं कहूंगा अब जो मूव है उसके लिए आज का जो लो है 11,375 भी अहम लेवल है। लगता है आज अभी इस समय अगर कोई लेकर चले निफ्टी तो शायद एक मौका मिलेगा ऑन द लॉन्ग साइड का, करीब 11,600 जाने की अब भी संभावना है। डाउनसाइड में ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 11,450 है, उसी के नीचे वो स्टॉप अगर चले तो एक ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड अब भी बनता है। वाओ, तो एक ट्रेड सर वो बता दीजिए, आपका समय भी देखिए 2:15 का हो गया है, ट्रेड एट 2:15 का टाइम भी हो गया है। एक ट्रेड आप बताइए कौन सा लेना चाहिए, उसके बाद बुल्स वर्सेस बेयर्स पर आता हूं। कौन सा वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है और आपके मुंह में घी शक्कर, आप कह रहे हैं तेजी होगी यहां से? JSW स्टील मुझे अच्छा लगता है हेमंत, मुझे लगता है यहां से एक आपको मिलना चाहिए। टारगेट ऑफ द 287 टू 290 है, वहां तक जाना चाहिए। जो कल का जो बार था उसको इस बार को आज नेगेट कर चुका और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास, तो यहां पर तो एक फ्रेश बाइंग बनती है। मुझे लगता है स्टॉप लगाना चाहिए 279 का और बस ट्रेड लॉन्ग सर। और आज सुबह भी ये सेक्टर, डॉक्टर साहब एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइए, जेएसडब्ल्यू स्टील का एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ रखिए मेटल इंडेक्स। आज सुबह से ही हम लोग कह रहे थे बाजार खुलने के साथ साथ कि मेटल्स में क्या रैली देखने को मिल रही है, खुले भी मजबूत, धीरे धीरे करके देखिए दिन चढ़ता गया और ये सारे के सारे स्टॉक्स और मजबूत होते गए। डॉक्टर साहब हिंडाल्को भी दिखाइए और मेटल इंडेक्स को एक तरफ जरूर रखिएगा। देखिए शुरुआत में कैसे भागा, उसके बाद थोड़ा सुस्ताया, फिर से मेटल इंडेक्स दिन के हाईज पर। जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को और साइड में बदलते रहिए सारे के सारे स्टॉक्स, सब में टाटा स्टील, इन सब में देखिए तेजी करने की बात आज सुबह सुबह हुई थी और ये सारे भागते हुए। इवन जेएसपीएल भी दिखाइएगा, इस पे भी मुझे याद है ठीक तरीके से कि सुबह सुबह देखिए आज बात हुई थी। सारे मेटल स्टॉक्स में रैली और इस समय का ट्रेड है जेएसडब्ल्यू स्टील दिन के उच्चतम स्तर पर, यह भी कारोबार करता हुआ। और हमेशा से सुदीप सर हो और इस स्पेस की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। सुदीप सर आपका फेवरेट कौन सा है बताइए इस स्पेस में? गाबा जी के गजब शेयर में उन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील को बताया, इस पर भी राय दीजिए प्लीज। जी, हमारा फेवरेट हेमंत इस स्पेस में टाटा स्टील है। डोमेस्टिक बिजनेस टाटा स्टील का बेहतरीन बिजनेस है। जमशेदपुर का जो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है जमशेदपुर यूनिट। और देखिए जो यूरोपियन ऑपरेशन है, यूके के ऑपरेशन है, वहां पे कुछ दिक्कतें हैं, पर वो भी एक तरह से एक बबल में है। वो कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन जरूर सामने निकल के आएगा और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी इंप्रूव होगा। पर डोमेस्टिक ऑपरेशन और डोमेस्टिक बिजनेस के तहत पे अगर देखेंगे तो टाटा स्टील बेस्ट पिक है हम लोगों को लगता है करंट एनवायरनमेंट में। ओवरऑल स्टील क्षेत्र के लिए ये कहना चाहूंगा कि चाइना की जैसे आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है कि सारे मेटल के प्राइसेस स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं कुछ देर तक, जब तक चाइना में रीस्टॉकिंग चलता है, जब तक चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ का कैचअप पीरियड चलता है। तो इस माहौल में इंडियन स्टील कंपनीज, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोटेक्शन भी मिला है डंपिंग से, तो इंडियन स्टील कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होने को उम्मीद रहेगा। तो ऑलमोस्ट सारे एफिशिएंट स्टील मैन्युफैक्चरर्स विल डू वेल। टाटा स्टील हमारा फेवरेट है। स्टील बहुत ही शानदार कंपनी और क्या पूरे मेटल्स में तेजी हो रही है। पालविया साहब का भी एक मेटल में फेवरेट ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पालविया साहब बताइए आपका फेवरेट कौन सा है? ये पूरा का पूरा स्पेस लाइव एंड बजिंग है। तो हेमंत जी देखिए, बिल्कुल जेएसडब्ल्यू स्टील तो बिल्कुल प्रकाश जी ने सही ट्रेड दिया है। वो तो एक अच्छा ही आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे मेटल सेक्टर में। अगर लेकिन देखें तो हिंडाल्को में भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन लोअर साइड से देखने को मिली। तो मुझे लगता है हिंडाल्को का जो सेटअप है ये दर्शाता है कि यहाँ पे 196 का एक ब्रेकआउट यहाँ से जैसे होते हुए दिखेगा तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि एक अच्छी बड़ी तेजी में मूव होते हुए दिखेगा। 210 215 तक के भी टारगेट हिंडाल्को में अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से मुझे लगता है मेटल पैक में अगर हम लेना चाहें तो हिंडाल्को को भी यहाँ से बाई किया जा सकता है। 188 का स्टॉप लॉस रखें, 193 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 188 का स्टॉप लॉस रखें और हमें लग रहा है इसमें टारगेट 205 210 तक के आते हुए दिखना चाहिए। ओके,
तो मेटल्स में अगर आप देखें जोरदार स्ट्रेंथ, ट्रेड एट 215 मेटल से था। सुदीप जी की टाटा स्टील अगर आप देखें प्रेफर्ड पिक थे, हिंडाल्को राजेश पालवे जी की टॉप पिक है। और याद रखिए आज किसी सेक्टर में एक बहुत सेकुलर लॉन्ग साइड पे अगर आप देखें, सेकुलर मतलब कि इस पूरे सेक्टर के सारे स्टॉक्स में अगर आप सिर्फ एक छोड़ दें, क्योंकि हम डेरिवेटिव्स में क्लासिफाई करते हैं एनएमडीसी को मेटल्स में, तो बाकी जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नालको, सेल, टाटा स्टील, वेदांता सब में काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ओआई एडिशन है। तो मेटल्स पे काफी अच्छी खासी मजबूती। लेकिन याद रखिए आज जो सबसे बड़ा वर्डिक्ट आया 15 साल बाद एजीआर इशू में, उसने टेलीकॉम कंपनी को राहत दी है, स्पेशली भारतीय एयरटेल को। एक उसमें महत्वपूर्ण पक्ष ये भी था कि कितने साल में अगर आप देखें ये पेमेंट की जाएंगी, तो 10 साल का अगर आप देखें फिगर आया। लेकिन इस नतीजे की, इस वर्डिक्ट की और बारीकियां क्या थी, इंटरेस्ट रेट को लेकर अगर आप देखें एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं, वर्डिक्ट आया, उसमें क्या लिखा है, और इस टाइमिंग को लेकर क्या कंपनियां एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं क्या इंडिविजुअल बेसिस पे रिव्यू पिटीशन। असीम से बात करते हैं। असीम, 10 साल का पीरियड तो मिल गया, लेकिन वोडाफोन ने शायद 15 साल की अगर आप देखें टर्म की रिक्वेस्ट की थी। ये बताइए पूरे वर्डिक्ट को थोड़ा सा बारीकी से समझाइए, और क्या अब कंपनियां अप्रोच कर सकती हैं टाइमिंग को लेकर, एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन डाल सकती हैं क्या? देखिए, जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल का वक्त देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस अपील को जो है ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का वक्त जो है वो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ कई शर्तें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दी हैं। सबसे पहली शर्त, जो टेलीकॉम कंपनी है उनको 31 मार्च 2021 तक जो बकाया राशि है उसका 10% जो है वो जमा कराना पड़ेगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको 10 साल का पीरियड तो मिलेगा, लेकिन उनको हर साल 7 फरवरी तक अपनी एजीआर की रकम जो ड्यू बनती है वो चुकानी पड़ेगी। अगर वो नहीं चुकाएंगी तो उनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो लगेगी। और इसके अलावा तीसरी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने जो जोड़ी है, जो कंपनियां हैं उनके एमडीज को पर्सनल गारंटी जो है वो देनी पड़ेगी। एक इंटरेस्ट को पार्ट को लेकर के अभी तक क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं है, खासतौर पर कि सुप्रीम कोर्ट जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि जो टेलीकॉम कंपनियों का इंटरेस्ट है वो 8% पे फ्रीज जो है वो कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार की याचिका को ठुकरा दिया, तब रिटर्न ऑर्डर आएगा, तब हमको पता चलेगा कि क्या इस याचिका में, क्या इस ऑर्डर में कहा गया है कि जो टेलीकॉम कंपनी उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या सिर्फ जब वो डिफॉल्ट करते हैं तब उनकी सूरत में इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो वहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी जब है रिटर्न ऑर्डर आएगा तब आएगी। और एक और खास तौर पे क्लैरिटी इसमें आ गई कि जो कंपनियां, जो कंपनियां स्पेक्ट्रम शेयर कर रही थी, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई थी, खासतौर पे कि एयरसेल थी, जिसमें आरकॉम थी और वीडियोकॉन थी, तो इनका एजीआर ड्यूज जो है वो कौन भरेगा, इसके ऊपर काफ़ी सारी कंडीशन जो है वो चल रही थी। ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आई थी कि रिलायंस जो और एयरटेल से ये ड्यूज जो है वो वसूल ले जाने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला जो है एनसीएलटी को रेफर जो है वो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्पेक्ट्रम है उसको एसेट के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या उसको सरकार जो है, जो कंपनी है वो सिर्फ इसको स्पेक्ट्रम को सिर्फ राइट ऑफ यूज़ है उनके पास, तो इस सारे मामले को एनसीएलटी जो है वो सुनेगा और एनसीएलटी जो है इसके ऊपर फैसला लेगा। तो कुल मिलाकर के टेलीकॉम कंपनियों को थोड़ी राहत यहाँ पर मिल रही है कि 10 साल का उनको पीरियड मिल गया। जो पुराने ड्यूज थे दिवालिया कंपनियों के, वो करंट कंपनियों को नहीं चुकाने पड़ेंगे, और कंपनियों की स्पेक्ट्रम जो है वो एनसीएलटी जो है वो डिसाइड करेगा कि उनकी एसेट का हिस्सा है या नहीं। और चलिए कंपनियों के, आपने ये भी पूछा मुझसे कि क्या कंपनियां इसको लेकर के रिव्यू याचिका जो है दायर करेंगी या नहीं करेंगी, तो हमने कंपनियों के वकीलों से ये पूछा, तो उनके वकीलों से ही जान लेते हैं, वोडाफोन और एयरटेल के वकीलों से जान लेते हैं कि अब कंपनी आगे जो है क्या करने वाली है। Aristotle said virtue is normally the mean between two extremes, each of which is a vice. So they've taken that middle path. We asked for 20. Some people said 0. So they've taken 10 years. So that's obviously not a law-based decision. Some line has to be drawn, and I appreciate and understand and sympathize that any line is liable to be arbitrary. So they've given 10 years. But that's, I think, a relatively small part of the case. The real issue is that I have no doubt that there will be reviews and possibly even curatives. I think that the government was willing to give us 20 years. The court has said 10 years. Now subject to any review being filed by the client, and that's his decision. And I think each one will decide on their own whether they want to file a review or not. As far as the verdict is concerned, we're given 10 years with a 10% upfront payment. You know, Aristotle said virtue is normally the mean between two extremes, each of which is a vice. So they've taken that middle path. We asked for 20. Some people said 0. So they've given 10 years. So that's obviously not a law-based decision. As far as the verdict is concerned, we're given 10 years with a 10% upfront payment.
it appears that against our demand for some 15 or 20 years, the court has given 10 years to pay. And I think that is a positive sign for Vodafone. Vodafone has incurred a lot of losses in the past. So the only way to survive is to have a longer rope, carry on your business and pay the charges currently and something of the past. And that is the way that one can keep swimming and not sink. I think that's a positive idea. A large amount of other issues have been left to be decided by NCLT. चलिए, तो अब ये मामला एनसीएलटी में भी देखिए सुनवाई होगा और रिव्यू अगर होना है तो देखिए वोडाफोन डिसाइड करेगी। आपने सुना वोडाफोन आइडिया के काउंसिल्स को अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी साहब को। और देखिए वोडाफोन का शेयर इस फैसले के बाद तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगा, क्योंकि बाजार मानकर चल रहा था कि शायद 15 साल या 20 साल का वक्त मिलेगा, लेकिन 10 साल का ही वक्त मिला। तो जिन्होंने तेजी की थी देखिए उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन छोड़ दी। और वोडाफोन को अगर पेन होगा तो गेन होगा अब RIL का और भारतीय एयरटेल का। भारतीय देखिए भागा जोर से, दिन के हाईस पर देखिए इस समय भी कारोबार करता हुआ। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी देखिए तेजी इसलिए भी देखने को मिली क्योंकि वोडाफोन को एयरसेल का पैसा जो है वो नहीं देना और RIL को आरकॉम का बकाया नहीं देना होगा। मामला NCLT में एज ऑफ नाउ आज नहीं देना है और इसलिए देखिए क्या रैली देखने को मिली। अब मेरा सवाल आपसे ये है सुदीप सर कि आपको इन तीनों में क्या पसंद आता है और आपने कैसे रीड किया इस जजमेंट को? देखिए हम लोगों को तो अच्छा जजमेंट लगा, बहुत ही बैलेंस जजमेंट और एक बहुत बड़ा अनिश्चयता था एंटायर सेक्टर पे, वो कुछ हद तक दूर हो रहा है। भारतीय एयरटेल के लिए हम ये बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट मानेंगे क्योंकि जितने भी अनसर्टेनिटीज भारतीय एयरटेल के शेयर को लेके, बिजनेस को लेके था वो दूर हो गया। दे हैव ए वेरी क्लियर रोड मैप और आने वाले दिनों में जो प्राइस हाइक होगा और जो टैरिफ हाइक्स आने वाले हैं उसके चलते इनके परफॉर्मेंस, इनका बैलेंस शीट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। तो करंट लेवल से 600 रुपया का प्राइस हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। इन स्पाइट ऑफ आज का जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ उसके बावजूद खरीदारी की जा सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस है। हाँ, रिलायंस के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बहुत छोटा अमाउंट है, पर जो एक अनिश्चयता था कि आरकॉम के ड्यूज इनको देना पड़ेगा या लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, वो बहुत ही क्लियरली दूर हो गया। तो रिलायंस के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हम मान सकते हैं, छोटा ट्रिगर पर एक ट्रिगर तो जरूर है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मार्केट वोडाफोन के लिए ये जो जजमेंट है इसको नेगेटिवली देख रहे हैं, पर हम लोगों को तो ये लगता है कि शायद एक क्लैरिटी मिल गया वोडाफोन को कि अगर ये रकम वो जुटा पाएंगे तो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस बना सकते हैं और शायद इसका एक पॉजिटिव ट्विस्ट आने वाले दिनों में वोडाफोन के लिए देखने को मिल सकता है। तो कोई अग्रेसिव अगर निवेशक हैं वो करंट लेवल पे वोडाफोन में भी पोजीशन ले सकते हैं, शायद अच्छा नतीजा मिलेगा। इस पे एक टेक्निकल अप्रोच लेते हैं भारतीय एयरटेल पे। और आप राजेश कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय एयरटेल को? मैं सिर्फ आपको एक बात कोट करना चाहता हूं कि आज के वॉल्यूम्स, कल के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे और ये 200 डेमा के एग्जैक्टली अगर आप देखें ऊपर आए हैं वॉल्यूम्स। एक चीज देखिए राजेश, 3 अप्रैल के दिन को देखिए, उस दिन भी इतनी ही स्ट्रांग बार क्रिएट हुई थी 200 डेमा के ऊपर, जिसके बाद इसने एक अच्छा मूव दिया और ये गया करीब करीब 605 तक। आज के इस कैंडल को आप कितनी रिस्पेक्ट देंगे और लॉन्ग को कहां तक के लिए कैरी करना चाहेंगे आप? क्या टारगेट्स हैं हायर लेवल पे टेक्निकली आपके? जी वीरेन जी, बिल्कुल। देखिए प्राइजेस तो पिछले दिनों से जो हैंगओवर था एक स्टॉक के प्राइस पे, वो इस आउटकम का हैंगओवर था और आज ये कहीं ना कहीं ईज ऑफ होते हुए देखने को मिला है। और अगर हम देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छी टेरिटरी से सपोर्ट लिया, जो कि इसका 500-515 की एक रेंज थी, वहां से स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लेके जिस तरीके की आज कैंडल बनी है और जिस इंटेंसिटी के वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक ऊपर आया है, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। 565, 570 ये एक रेंज है, वहां तक मुझे लगता है कि एक और अपसाइड का यहाँ से मोमेंटम बनते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जिन्होंने भी लोअर साइड में पोजीशन ली है उन्हें अब यहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 535 पे ले आना चाहिए और मुझे लग रहा है 565, 570 ये एक रेंज है, वहां तक स्टॉक जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए अपसाइड का, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा की जा सकती है। ऑलराइट, तो देखिए भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखिए ये सारे स्टॉक्स जिनके हाईस पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच
जो बेयर्स हैं देखिए वो थोड़ा सा जोर आजमाइश कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। ये बुल्स और बेयर्स झगड़ रहे हैं, मैं सामने भी देख रहा हूँ, ये दोनों लोग देखिए एक दूसरे की तरफ बड़े गुस्से से देख रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं बुल्स और बेयर्स के इस एपिसोड को, क्योंकि टॉप स्टोरीज तो देखिए हमने बात कर ली, B2H2 की बात भी हो गई, भारती एयरटेल और वोडाफोन वाले मामले की बात भी हो गई, हमारे 2.15 का ट्रेड भी हो गया। तो ये देखिए नीरज आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर और यतिन भी आपको देखिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। तो बुल केस बता रहे हैं यहाँ पर नीरज और बेयर केस आपको समझा रहे हैं यतिन। शुरुआत किसके साथ की जाए? आज तो हरे रंग में आपको सेंसेक्स नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी लाल रंग में नजर आ रहा है, मुझे तो दोनों देखिए बहुत मजबूत लग रहे हैं। आप खुद जज करिएगा, आप सब मेहमान, आप लोग गाबा साहब, सुदीप सर, राजेश पालविया साहब, आप लोग जज करिएगा कि किसका जो पलड़ा है वो आपको भारी लग रहा है। इस लिंक के बाद आपके पास में आता हूं, लेकिन नीरज बताइए बुल केस क्या है? देखिए, बुल हमेशा इसलिए जीतता है क्योंकि अगर 200 दिन ट्रेडिंग होती है तो उसमें 175 दिन बुल मार्केट रहता है और केवल 25 दिन बेयर के हाथ में जाता है, तो जीत हमेशा उनकी होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर दिन, इस पर्टिकुलर केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो कल की गिरावट थी उसमें जिन लोगों ने 3 बजे शॉर्ट किया होगा आज बुरी तरह फंस गए होंगे वो, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत ऊपर गया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनी, लोगों को थोड़ा सा एक बहाना चाहिए था। जो बेसिक प्रेमाइस मेरा ये है कि एक तो मॉनसून बहुत बढ़िया हुआ इस बार, एबव एवरेज चल रहा है इस समय, तो उससे आपको बहुत अच्छी रूरल डिमांड दिखेगी। दूसरा है कॉस्ट ऑफ फंड बहुत नीचे है, ब्याज दरें लगातार नीचे हैं और आरबीआई ने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा भी है कि और नीचे जा सकती है अगर जरूरत पड़ी तो। और तीसरा मुझे लगता है एक और स्टिमुलस पैकेज की तैयारी सरकार कर रही है, इस बार डिमांड पुश करने वाला होगा और अनलॉकिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा तो ये तेजी और आपको बढ़ती हुई दिखेगी और हमें लगता है कि सबसे बड़ा खेल कॉन्फिडेंस का है। अब आपको मैं डेटा के जरिए एक एक पॉइंट हम लोग बात करते हैं, पहले आप बताइए आपका केस क्या है बेयर का? तो देखिए, अगर आप जीडीपी का डेटा देखें जो स्क्रीन पे भी लगा हुआ है और जिस प्रकार से ग्राउंड पे डिस्कनेक्ट है, आपने हवाला दिया आरबीआई गवर्नर का जो कह रहे हैं रेट जो है काटने की और ज्यादा गुंजाइश है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ग्राउंड पे और स्टॉक मार्केट की रियलिटी है, दोनों अलग है और मार्केट में करेक्शन आएगा। तो ये देखिए आरबीआई गवर्नर भी मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि मंदी होगी और मंदी के लिए वो काटेंगे ब्याज दर, ना कि तेजी के लिए काटी जाती है ब्याज दर। देखिए ये समस्त मार्केट के पार्टिसिपेंट से लेकर के इकोनॉमिस्ट तक मानते हैं कि मार्केट 6 महीने आगे कम से कम डिस्काउंटिंग लेके चलता है। तो आज की परिस्थिति में आप मेरे साथ नहीं खड़े, लेकिन 6 महीने बाद आप मेरे साथ आएंगे तो मैं और 6 महीने आगे चला जाऊंगा। तो जो डिस्काउंटिंग 6 महीने के आगे चल रही है इस वजह से आपको ये लग रहा होगा। बिल्कुल। तो चलिए पहला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं, जो बैरोमीटर्स होते हैं मार्केट के कि इकोनॉमिक कैसे आप समझे, तो ये जो आपको ग्राफिक दिख रहा है जिसमें सीवी सेल्स लिखा है कमर्शियल व्हीकल की, इसको आप महीने के हिसाब से देखिए। मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ, मई की सेल्स 95% गिरी थी YOY। उसके बाद जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, जून में आए तो ये 78% हुई, यानी यहां से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। और जुलाई की जो हमारे पास लेटेस्ट एस में अवेलेबल डेटा है वो -16% है YOY कंपेयर करिए, और अगस्त के नंबर भी आने शुरू हुए हैं। तो जैसे जैसे नंबर आएंगे हमें ऐसा लगता है कि ये माइनस से हो सकता प्लस में आ जाए या बहुत मिनिस्कल माइनस पर रहेगी। तो आप देखिए 3 महीने के अंदर हमने पूरा रिकवर किया YOY, जहां से हम गिरना शुरू हुए थे। तो ये इंडिकेशन दिखाता है कि जब कमर्शियल व्हीकल में बिक्री शुरू हो गई तो इसका मतलब जो है पटरी पे इकोनॉमी आना शुरू हो गई। बिल्कुल, आप नीरज जी आर्ग्यू कर सकते हैं कि डेटा में थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा मैसिव 95 से 16 देखिए, अगर आप मई जून की बात कर ले तो काफी सारी डीलरशिप्स बंद थी। हाँ। तो बिक्री तो होने नहीं वाली थी, ठीक है। तो आपको आंकड़े जो है जो बेस इफेक्ट की वजह से आपको इतना बड़ा नेगेटिविटी दिख रही है। हाँ। लेकिन जुलाई में जैसे जैसे डीलरशिप खुली, क्योंकि 3-4 महीने का लॉकडाउन था तो पेंटअप डिमांड हुई, ठीक है, पेंटअप डिमांड हुई, इसीलिए डेटा में आपको सुधार आया। अगर मुझे ट्रक मई में भी खरीदनी थी तो मैं भी नहीं खरीद पाता क्योंकि डीलरशिप बंद थी, और इसीलिए आपका डेटा भी जो है ये -95 दिखा रहा है। तो ठीक है, डिमांड में थोड़ी बहुत पेंटअप है, लेकिन ये जो पेंटअप डिमांड है, जो फेस्टिव सीजन है, जैसे गणेश चतुर्थी हो गई और जैसे ओणम हो गया, तो थोड़ी बहुत सुधार हमको देखने को मिल रही है। लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन आपको यहां दिख रही है। जीडीपी का जो आंकड़ा है वो 24% नीचे है। अगर जीडीपी नीचे रहेगी, ग्रोथ प्रेशर में रहेगी, तो माल सामान ढोने के लिए ट्रक की जरूरत नहीं है। देखिए ये जून तक की इतिहास बता रहे हैं आप मुझे मैं आपको जुलाई का लेटेस्ट दिखा रहा हूं। जब Q2 की जीडीपी आएगी तो तस्वीर आपको और बदली हुई दिखेगी। चलिए दूसरा आंकड़ा लेके आइए भाई। मैं ट्रैक्टर बिक्री, खेती किसानी भरोसा है आपको
किसी ने कहा था कि कुछ समय ऐसा नहीं हो ट्रेडर जी ट्रैक्टर चला गया। आज हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध टेक्निकल एनालिस्ट चंदन तपड़िया जी ट्रैक्टर चला रहे थे। उनकी फोटो भी दिखा दीजिएगा साथ में। तो खैर देखिए, ट्रैक्टर की सेल्स मई में 0.5% रह गई थी, ऑब्वियस था, जैसा कि आप कह रहे हैं बंद था। जून में देखिए क्या बम्पर 25% की ग्रोथ है, और जुलाई में 36% की ग्रोथ ट्रैक्टर सेल्स में दिखी है। जैसा कि हमने कहा कि बारिश बहुत जबरदस्त हुई है, मॉनसून बहुत बढ़िया रहा है, और लगातार 2-3 सालों से हम एवरेज या उससे बेटर मॉनसून कर रहे हैं, और इस बार तो मॉनसून बहुत अच्छा हुआ है। ये सचमुच ईश्वर की कृपा थी कि इस बंदी के दौरान में मॉनसून अच्छा हो गया। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, अभी अगस्त के नंबर आने शुरू हुए, आज स्कॉट्स का नंबर कितना बढ़िया है ट्रैक्टर का, बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपको ये भरोसा हो जाना चाहिए कि ट्रैक्टर तभी बिकता है जब खेती किसानी होती है, बिल्कुल पैसा आता है। बिल्कुल। लेकिन 2.5 लाख करोड़ जो है जीएसटी का बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो राज्यों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना पैसे हैं ना राज्य सरकारों के पास पैसे हैं। तो अगर आप रूरल मार्केट की बात करें, अर्बन मार्केट की बात करें, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है आगे चलते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे आपको मनरेगा से पैसे मिलते हो, नरेगा से पैसे मिलते हो, वहां कहीं ना कहीं प्रेशर पॉइंट बनेंगे। तो ये जो जीएसटी कलेक्शन की इशू है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग में थोड़ा बहुत गिरावट हमको आगे चलते हुए देखने मिलेगी, उसका असर कहीं ना कहीं रूरल मार्केट्स पे भी पड़ेगा। आपकी बात सही है कि मानसून अच्छी थी तो शायद ट्रैक्टर सेल्स हो गई अच्छी, मानसून के महीने में नहीं बिकती है तो कभी बिकेगी ट्रैक्टर सेल्स। लेकिन आगे चलते हुए मुझे लगता है जो फेस्टिव सीजन है, जिस हिसाब से टेक्सटाइल्स में प्रेशर है, जिस हिसाब से मॉल्स के फुटफॉल्स में प्रेशर है, सिनेमा हॉल बंद है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है हमको जीडीपी में दिखाई देगा। ये पेंटअप है जरूर, लेकिन जो सरकार की हालत है उसके मद्देनजर रखते हुए इंटरेस्ट रेट्स पे भी प्रेशर बना रहेगा और स्पेंडिंग पे भी प्रेशर बना रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जीएसटी का जो नंबर आया, लेकिन सरकार ने ये तय कर लिया है कि वो सिस्टम में पैसे भी डालेंगे। वैसे मैंने कहा कि एक और पैकेज की तैयारी चल रही है, और ये इस बार वाला पैकेज जो है डिमांड पुश करने के लिए होगा, क्योंकि ये आप मॉल्स में जाएंगे तो आपको लोग नहीं दिखेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी लोग वहां पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सेल्स आपकी अच्छी हो रही है। तो ऐसा नहीं कि देखिए बेसिक डिमांड आपकी हो रही है सारी, आप कपड़े जूते मोजे जो भी आप लेते हैं वो आप मॉल में नहीं जा रहे क्योंकि आपको डर लगता है। बिल्कुल, वो डर का कॉन्फिडेंस जैसे रिस्टोर होगा तो चीजें होंगी, लेकिन एक्चुअल में ऑनलाइन सेल्स हो रही है। अब चलिए एक आपको और दिखाते हैं। आप लोग कहते हैं कि बड़े उद्योगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा ना कॉस्ट ऑफ फंड बहुत सस्ता हुआ है, आपके सामने डेटा है। अब यहां पे देखिए मार्च में 1.3% की थी केवल इनको जो इंडस्ट्रीज को कर्ज दिया जा रहा था उसकी ग्रोथ रेट, लेकिन अब धीरे धीरे जब बढ़ते बढ़ते आप जून में पहुंचे हैं तो 3.7 पड़ गई। आप 1.3 से 3.7 का फिगर देखिए, उत्तरोत्तर ये बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा क्योंकि फंड सस्ता है इस समय। जो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, आप देखिए कितने सारे बैंक आप ही रोज खबर लेके आते हैं, खूब पैसे जुटा रहे हैं वो लोग क्योंकि वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं कि जब फुली ओपन अप होगा तो जिसके पास पैसे होंगे वही राजा होगा। तो ये डेटा भी साबित करता है कि आगे की तस्वीर बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए नीरज जी, आपका जो ये डेटा है वो सही है कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप ये देखिए सिंगल डिजिट की क्रेडिट ग्रोथ है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अब जो पीरियड था 31 अगस्त तक का, वहां मॉनिटोरियम लागू था। तो मॉनिटोरियम जब तक लागू था और डिसबर्समेंट्स हो रही थी, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस इसको सपोर्ट कर रहा था। अभी बैंकों ने क्लियर कर दिया, आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि मॉनिटोरियम 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। अब ये बैंकों पे होगा कि वो किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को आगे कर्ज दें। क्रेडिट ग्रोथ जो है अभी भी कमजोर है, एक बात। दूसरी बात, मॉनिटोरियम के अंदर जो आपके एनपीएज, जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की जो फिगर्स थी वो अच्छी इंप्रूव होकर दिखाई दे रही थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा कि सितंबर के महीने से लेकर मार्च तक किस प्रकार से एसेट क्वालिटी शेपअप होती है। आप ये आर्ग्यूमेंट जरूर करेंगे कि क्रेडिट पुश होगा, ग्रोथ रिकवरी होगी, लेकिन जिस प्रकार से एसेट क्वालिटी पे प्रेशर मुझे लगता है अगले 1-2 क्वार्टर्स में आएगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट को आगे चलते हुए अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अटकाता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इस फैक्टर को हम डिस्काउंट करके चल रहे हैं ना कि पिछले 3-4 महीने बहुत बुरे गए, बहुत ही ग्रोथ जीरो हो गई। इवन कई महीने का डेटा तो जीरो में दिखाया नहीं इसमें, क्योंकि कई चीजों में जीरो है तो उसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इंप्रूवमेंट की बात मैं कर रहा हूं जो लगातार हो रही। चलिए आपको कुछ और डेटा दिखाते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। दिखाइए टू व्हीलर सेल्स दिखाइए, जिसमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट्स आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। अब टू व्हीलर बिक्री देखिए, बंदी थी लेकिन मई में 88%, 40%, 34%। आप रफ्तार देखिए केवल
कि किस गति से हम अनलॉकिंग की तरफ जब बढ़े हैं, तो उससे लोगों की पेंट अप डिमांड आनी चाहिए। और नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं। अभी मारुति ने देखिए 1 लाख का फिगर क्रॉस कर लिया, पैसेंजर सेल्स में आ गया ना। देखिए ये एक चीज ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे नहीं है कैसे खरीदेंगे। देखिए हकीकत ये होती है कि हिंदुस्तानियों के पास बहुत पैसे हैं और वो पैसे अलग अलग फॉर्मेट में निकल के आ रहे हैं, इसीलिए फिगर आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रफ्तार ओपनिंग अप की है वो इसको सपोर्ट कर रही है। ये मुझे लगता है ये जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और जो डेस्क के लोग हैं उन्होंने मिलीभगत की नीरज जी के साथ। ये डेटा तो सारा नेगेटिव है, इसको हरे रंग में भर दिया है। नहीं ये बिल्कुल सही है, कहने वाला था ये बात। ये बिल्कुल सही है हरे रंग में, इसलिए क्योंकि ठीक है इसको आप लाल दिखा देते हैं, लेकिन आप ये जो जीरो की तरफ बढ़ रहा है ना, आप अभी ये देखिए, ये सीधी सी बात है। जो आदमी आज 2 व्हीलर खरीद रहा है वो मजबूरी में खरीद रहा है, कम्यूटिंग के लिए खरीद रहा है। ये कोई एस्पिरेशन पूरे करने के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बिक्री नहीं हो रही है नीरज जी। और दूसरी बात, अच्छा, अगर आप आज किसी भी डीलर को जाके पूछें, ऑटो के डीलर को, वो कह रहा है फुटफॉल कम है। जो नीड बेस्ड डिमांड है वही नीड बेस्ड डिमांड आ रही है, और वो आप नीड बेस्ड डिमांड को बोल रहे हैं। देखिए किसी जमाने में ये कहा जाता था कि एसी लग्जरी है। आपको लगता है एसी लग्जरी है? बॉम्बे में जिंदा नहीं रहेंगे अगर एसी घर में ना हो तो। नहीं तो हिंदुस्तान, वैसे ये बाइक लग्जरी हिंदुस्तान मुंबई नहीं है ना सर। तो उसको आप जरूर, गांव में कितनी बाइक बिकती है देखिए। अच्छा, दूसरी बात ये आपका डेटा जो है इंप्रूवमेंट दिखा रहा है क्योंकि पेंट अप डिमांड थी। कहीं ना कहीं हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो ऑटो की बिक्री है फेस्टिव सीजन की वजह से पेंट अप डिमांड के, क्योंकि आपको 3 महीने मोटरसाइकिल खरीदने नहीं मिली। मुझे अप्रैल में खरीदनी थी, शोरूम बंद था, तो मैं मई में खरीदूंगा। आप पेंट अप बता रहे हैं क्या? तो इसीलिए तो ये आपको सुधार दिख रहा है। अरे वो अभी, अच्छा इसका मतलब आप ये कह रहे हैं पेंट अप के बाद आप सितंबर के बाद नहीं खरीदेगा? बिल्कुल, सितंबर के बाद जीरो फिगर आएगा। जीरो का नहीं है, देखो कम बिकेगी गाड़ियां। सितंबर के बाद आप प्री कोविड लेवल या उससे ज्यादा गाड़ियां बिकते हुए देखेंगे। ये पेंटअप जो है ना एक बड़ा भ्रामक है। एक और दिखाइए फ्यूल का दिखाइए, मैं आपको अभी फ्यूल से प्रूव करके दिखाता हूं। इसके लिए भी मेरे पास बहुत बढ़िया काउंटर है। अभी वो भी बात करता हूं। देखिए ये डेटा इनको बोलने दीजिए, फिर मैं इनको बताता हूं ये क्या है। बहुत सही है। बुल्स और बेयर्स देखिए दोनों लड़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं बाजार का हाल। सेंसेक्स 125 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 125 पॉइंट नीचे। डॉक्टर साहब ये दोनों फोटो भी दिखाइएगा। और इसे कहते हैं सही में, सही मायने में, सही समय पे हमने बुल्स और बेयर्स किया है। बताइए नीरज आप क्या कह रहे थे? देखिए फ्यूल का जो पूरा मामला था उसकी आप देखिए बहुत बुरी तरह से गिरी, बंद हो गई। रिफाइनरीज जो है 10% या कहीं कहीं तो आईओसी को तो बंद भी करनी पड़ी, लेकिन वहां से इंप्रूवमेंट देखिए आप, -24% का अब -8.9 है। और इस महीने का डेटा आप जुलाई और अगस्त का जब देखेंगे लेटेस्ट डेटा, तो आपको ये पॉजिटिव दिखेगा। मतलब ये हुआ कि पेट्रोल और डीजल 90 रुपए में भी है, तब भी आप खरीद रहे हैं और गाड़ियां चला रहे हैं। इसका मतलब देखिए कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर, ट्रैक्टर और फ्यूल, ये इकोनॉमी को बताते हैं। और इकोनॉमी को चलाती है रेलवे। हाँ, ठीक है। अब ये नीरज जी बता रहे हैं कि ये जो पेट्रोलियम का डेटा है इसको मान लिया जाए। मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि रेलवे आज की सबसे जो बड़ी एसेट है कंट्री की, जहां माल ढोया जाता है, जहां पैसेंजर जाते हैं। आप मुंबई की लाइफलाइन जो ट्रेन है और दिल्ली की लाइफलाइन जो मेट्रो रेल है उसको बंद रखे हुए हैं। अगर इतने दिनों से मैं और हेमंत रोज ट्रेन में आया करते थे, अभी अपनी अपनी गाड़ियां लाते हैं और अपनी गाड़ियां लाते, तो गाड़ियां तो पानी से नहीं चलती, मुझे पेट्रोल डीजल भराना पड़ता है। तो ये जो पेट्रोलियम की रिकवरी है कहीं ना कहीं इसको आपको ट्रेन के डेटा के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कम्यूटिंग है आज की डेट में जो ट्रेन और मेट्रो से होती थी, गुड्स कैरियर जो काफी सारा सामान जो फ्रेट था वो रेलवे पर ढोया जाता था, वो अंडर कैपेसिटी पे 90% जो है रेल का ट्रैफिक नीचे है। तो इसीलिए पेट्रोल पे प्रेशर है और इसीलिए पेट्रोल बिक रहा है। अब मुझे एक बात बताइए आप, जब ये बंदी नहीं थी तब ट्रेन भी चलती थी, हवाई जहाज भी चलते थे, ट्रक भी चलते थे, कार भी चलते थे, तब ये कैसे इतना बिकता था? पॉइंट यहां पे ये है कि जब ट्रेन चल जाएगी और ज्यादा बिक्री होगी, क्योंकि जो फीडर गाड़ियां होती हैं, आप रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, मान लीजिए लोअर परल में उतरे आप, तो कैसे जाएंगे ऑफिस? आप टैक्सी से, ऑटो से, किसी तरीके से जाएंगे ना। या मैं यहां से सोलापुर गया, सोलापुर में बस अड्डे से उतर के मैं अपने रिश्तेदार घर में कैसे जाऊंगा? टैक्सी से जाऊंगा, ऑटो से जाऊंगा। तो ये और बढ़ेगा। मैं तो मना रहा हूं कि ट्रेन चल जाए, और आपकी बात और बुरी तरह गलत साबित हो, ये पॉजिटिव 16% दिखेगा आपको। इसलिए फ्यूल भी ये साबित करता है कि हम जैसे से अनलॉक 4 और अच्छे से लागू होगा वो होगा। हाँ, एक मैं कह सकता हूं बुल के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस। लोगों के अंदर अभी भी थोड़ा सा डर है, बाहर नहीं निकलते, या संडे को मॉल्स में जाइए तो कम लोग दिखते हैं। जैसे जैसे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये नंबर आपको पलटते हुए दिखेंगे।
चलिए, तो ये बुल्स और बेयर्स ने बहुत ही शानदार तर्क रखे। ऐसा नहीं है कि यतिन मंदी के मोड में, ध्यान रखिएगा, मैं स्पष्टीकरण दे दूं, दिल से तो तेजी वाले, दिल से तो खूब मंदी मतलब तेजी की बात करते हैं, मंदी का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन आज ये वकील हैं मंदी करने वालों के, तो इन्होंने मंदी करने वालों के तर्क बखूबी रखे और नीरज जी ने देखे तेजी करने वालों के तर्क बखूबी रखे। मुझे लगता है वीरू कुछ ऐड करना चाहते हैं। वीरू बताइए। नहीं, एक और चीज़ है हेमंत, हमारे बुल जो है ना वो शाम को आवाज़ अड्डा भी करते हैं, तो उसका तजुर्बा देखा आपने कितना था। उन्होंने अपनी बात जो है वो मनवा ली हर तरीके से। ये देखिए आपने, ये तो इस पे एक व्यू लेते हैं। ये तो सुदीप सर बताएंगे जो हमारे जज हैं, उनको किसके तर्क सबसे ज्यादा मजबूत लगे। सुदीप सर, आपको कैसा लगा बुल्स और बेयर्स की ये फाइट? और फाइट देखिए शेयर बाजार में भी हो रही है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, और आज तो भयंकर है। जी हेमंत, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा आप लोगों ने चुना है, बनाया है, मजा आ गया देख के, आई रियली एंजॉयड। पर अगर मेरी बात करें तो मैं पॉजिटिवली, मैं तो मार्केट में पॉजिटिव बायस मेंटेन कर रहा हूँ, और हम लोगों को लगता है कि यतिन के आर्गुमेंट्स में दम है। इसके बावजूद अगर आप सही मायने में देखेंगे, ग्लोबल मार्केट्स में रैली है, इंडियन मार्केट में भी रैली है, और ये जो लिक्विडिटी है इसके साथ आप फाइट नहीं कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे नेगेटिव्स है, पर ये जो लिक्विडिटी है ये इट्स रेजिंग ऑल बोट्स आज के दिन में। और अच्छी बात यहाँ पे ये हुई कि इंडिया में जो, जैसे अभी नीरज जी जिक्र कर रहे थे, मॉनसून बहुत अच्छा हुआ, बहुत। संपर्क थोड़ा सा टूटता हुआ, सुदीप सर से कुछ दिक्कत हो रही है। पालविया साहब, आप किसकी तरफ हैं, किसका पलड़ा भारी है, बताइए। ये आर्ग्यूमेंट सुन के आपको कैसा लगा? देखिए हेमंत जी, दोनों के आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मैं नीरज जी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अब जो मार्केट देख रहा है वो अनलॉक एक्टिविटी को देख रहा है, और कैसे हम वापस बैक ऑन ट्रैक जा रहे हैं। ये अब मार्केट में अब वो चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, जो होना था वो तो हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते। अब मार्केट को जो चाहिए, अब कैसे कैसे वापस हम रिकवरी ट्रैक पे जा रहे हैं, और जितनी जल्दी हम रिकवरी ट्रैक पे जाते जाएंगे, सारे डेटा जैसे जैसे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, तो हमें लगता है कि जिस तरीके से मार्केट ने तो ऑलरेडी एक रैली दे चुका है, सेकंड रैली हमें जैसे जैसे इन डेटा में जो कोर डेटा भी डिस्कस कर रहे थे नीरज जी, जो अपने पॉइंट रख रहे थे, उसमें जैसे जैसे इंप्रूवमेंट दिखेगा, बिल्कुल मुझे लगता है कि मार्केट एक सेकंड राउंड ऑफ रैली जो आना चाहिए, वो जैसे हमें अगले महीनों के जो डेटा आते हुए दिखेंगे अच्छे, तो उसके बाद हमें एक सेकंड राउंड ऑफ रैली वापस बनते हुए दिखेगी मार्केट में। तो मैं बुल केस के साथ जाना चाहूंगा। चलिए बाप, तो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बढ़िया तरीके से आप दोनों ने ये केसेस समझाए, बुल केस और बेयर केस, और दरअसल मार्केट में ऐसा ही हो रहा है। तो एक बार सुबह लगा था कि बहुत अच्छी रिकवरी होगी, फिर देखिए बेयर्स आए, उन्होंने अपना पूरा जोहर आजमाया, और अब वापस से देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है। तो वॉल्टिलिटी है गेम, और इसलिए हमने सोचा दोनों ही तर्क क्यों ना आपके सामने रख दिए जाएं। नीरज जी, यतिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपसे माफी चाहूंगा पालविया साहब, ट्रेड एट 230 का वक्त आपका था, तो पहले आप ट्रेड एट 230 बताइए, उसके बाद गाबा सर से भी जानते हैं, और मुदित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका ट्रेड कौन सा है। लेकिन पहले आप बताइए प्लीज। तो हेमंत जी, जैसे आप H2 की बात कर रहे थे, तो ये थर्ड जो H वाला स्टॉक है, हिंद यूनिलीवर, आज मेरा ट्रेडेड 230, अब बोल रहे हैं 245 बोल रहे हैं अब हम। तो ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, और स्टॉक में जो एक करेक्टिव मूव था, और मार्केट जब भी वोलेटाइल होते हैं तो आप हेमंत जी देखेंगे कि आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, ये तीनों सेक्टर में एक बाइंग का इंटरेस्ट बन जाता है। तो बिल्कुल उसमें से मुझे लगता है HUL, और इसको अगर हम देखें तो जो लॉकडाउन था उसमें भी इसके प्रोडक्ट पे कोई ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, इसकी सेल्स पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। तो HUL को बाय करके चलना चाहिए। 2125 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 2180, 2190 तक के टारगेट मुझे लगता है आज और कल के सेशन को मिलाए तो कल तक आते हुए दिखना चाहिए। ओके, यही डिस्कशन हम कल भी कर रहे थे कि HUL आपको एक एडवांटेज दे रहा है इस लेवल पे पिक करने के लिए। कल का लो इसने वॉलेट नहीं किया, कल का लो और आज का लो एग्जैक्टली 200 डिमा है। मुदित गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका ट्रेड एट 245 का वक्त भी हो चुका है। हल्की सी टिप्पणी आप मुदित इस बात पे कीजिएगा, आपने हमारा बुल और बेयर का डिस्कशन है, नीरज जी का और यतिन का सुना होगा, आप किस तरफ हैं और आपका ट्रेड एट 245 क्या है, बताइए। गुड आफ्टरनून विजन जी। देखिए, बुल्स और बियर्स ने दोनों अपने अपने तर्क रखे, लेकिन स्लाइटली मुझे लगता है कि बियर्स का पलड़ा यहाँ से थोड़ा सा भारी हो सकता है।
मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, कल के सेशन में वो देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग कल आई है मार्केट में, जिस न्यूज के चलते जो मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वो न्यूज मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी सेटल होगी। जैसे जैसा इंडिया चाइना को लेकर जो खबरें मार्केट्स में आएंगी और उसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ी करेक्शन हमें यहाँ से नजर नहीं आती। जैसा हमने कल कहा था वही व्यू है। मैक्सिमम डाउन साइड 11,250 तक निफ्टी में हो सकती है। अगर 11,250 के लेवल निफ्टी में आते हैं, एक हेल्दी साइन होगा, एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में होगी और वहां पर वैल्यूएशन वाइज अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। जैसा हमारा मार्केट नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। मुझे याद है कल भी आप कह रहे थे थोड़े और यहाँ से डाउनसाइड नजर आ सकता है बाजार में। प्लीज आप कंटिन्यू करिए, अपना ट्रेड भी बताइए मुझे जी प्लीज। बिल्कुल, देखिए जैसा हमारा मार्केट का व्यू है, सेल साइड का ये एक स्टॉक हमने चुना है, MGL महानगर गैस लिमिटेड को बेचने की सलाह दे रहे हैं। आज के सेशन में सबसे अच्छी चीज करीब 42-43% के OI एडिशन के साथ इस काउंटर में सेलिंग देखने को मिली है। और कल ही जब मार्केट में करेक्शन आ रही थी, स्टॉक ने जिस तरह की करेक्शन दिखाई, कल सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके ये काउंटर नीचे गया और आज के सेशन में फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली है। इतने अच्छे OI एडिशन के साथ सेलिंग आना, इसका मतलब साफ है इस काउंटर में अभी और डीप करेक्शन आना बाकी है। इसलिए यहाँ पर हमने MGL को चुना है। MGL को बेचने की सलाह है। टारगेट होगा 875 का, स्टॉप लॉस रहेगा 910 का। ओके महानगर अगर आप देखें तो गैस को सेल करिए। याद रखिए कल भी अगर आप देखें इसमें बहुत पेन था, अभी भी डेलो की ट्रेजेक्टरी में है और इसमें बेस पूरा 942 की रेंज का जो था बेस वो वॉलिड हो चुका है, तो पेन डाउनसाइड पॉसिबल है। और जरा प्लीज एक बार इनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस की रेंज लिखे आइए। डे लो की ट्रेजेक्टरी में 897 पे सेल से सेल, अच्छा करीब करीब लक्ष्य होगा यहाँ पे, याद रखिएगा 875 का। इसी अगर थोड़ा डिस्कशन को आगे ले चलते हैं, शॉर्ट साइड के कैंडिडेट्स, आपकी राय राजेश, अगर बहुत कुछ वीक स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे शॉर्ट्स आप ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपको पुट्स के जरिए वीकनेस खेलने का एक मन बन रहा है, ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं कि अगर थोड़े बहुत पेयर ट्रेड्स रखे जाएं इस श्रृंखला में? अभी MGL का जिक्र मुदित ने किया, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे अगर पुट्स या फिर शॉर्ट साइड पे रखने हो तो? देखिए वीरेन जी, बिल्कुल MGL IGL में तो जरूर एक वीकनेस बनी हुई तो हो सकता है ये दोनों स्टॉक्स में एक बियरिश ट्रेड यहाँ से बनता हुआ दिखे। बट अगर मैं शॉर्ट में जाना चाहूँ तो एज सच कोई क्लियर इंडिकेशन अभी भी किसी सेक्टर में ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है कि जहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन होते हुए दिखा। जरूर वॉलेटाइल जरूर हो रहे हैं स्टॉक्स और थोड़ा बहुत एक करेक्टिव एक्शन जिसको हम बोल सकते हैं वो देखने को मिल सकता है। पुट के जरिए अगर हमको ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि जो एक स्टॉक यहाँ से लग रहा है थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है, मुझे लगता है थोड़ा सा वोल्टास की तरफ फोकस करना चाहिए। वोल्टास में एक मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को अगर हम देखें तो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हायर साइड पे देखने को मिला है तो वोल्टास में एक पुट लेके ट्रेड किया जा सकता है। अभी करीब 635 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 630 का पुट जो कि एट द मनी लेंगे करीब 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर 20-22 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये पुट बाय किया जा सकता है, इसमें 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और हमें लग रहा है वोल्टास में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसको 615-610 की रेंज में लेके आएगा। तो ये पुट के टारगेट होना चाहिए 28 रुपए से 30 रुपए तक के। तो सही बात है। तो देखिए वोल्टास, इसके ऊपर नजर रखिए तो बेयर केस भी है। देखिए ऐसा नहीं है, मंदी वाले सौदे भी हैं बाजार में, तेजी वाले सौदे भी हैं। MGL में मंदी करिए, वोल्टास में मंदी करिए। अच्छा, लोगों को वीरू ये बहुत पसंद आया। सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित से ऑटो सेल्स के आंकड़े भी देखिए समझ लेते हैं जो आए हैं। सुमित किस तरफ हैं ये भी सुमित से जान लेते हैं। सुमित, सब लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम लगा, बुल्स केस और बेयर केस बड़ा मजा आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा हर रोज क्या करिए। सर बिल्कुल शुक्रिया, ट्विटर पर बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, धन्यवाद आप लोगों ने तुरंत के तुरंत हमें फीडबैक दिया। तो कोशिश करेंगे इसको अगले कुछ दिनों तक, अगर वॉलिटिलिटी रहती है तो जरूर इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत मजा आया, बुल्स वर्सेस बेयर्स, वाह। तो बहुत सारे ट्विटर पर रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ के बता रहा था। लेकिन सुमित पहले तो ये बताइए आप किसकी तरफ थे? यतिन की तरफ थे, नीरज की तरफ थे आप?
देखिए हेमंत, ऑन लाइटर साइड तो पहले नीरज जी की साइड ही रहूंगा मैं हमेशा से। अच्छा खाना मिलता है वहां से, ऐसे उनको मैं अगेंस्ट नहीं जाऊंगा किसी भी हाल में, तो मैं हमेशा फुल साइड ही रहूंगा। लेकिन हाँ, तर्क जो है यतिन के ऑन अ सीरियस नोट काफी बेहतर भी रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। सही बात है। तो अच्छा साइड था, लेकिन हाँ नीरज जी ने बहुत ही बखूबी इसको डिफेंड भी किया। खैर अब बात करते हैं ऑटो सेल्स के नंबर्स की, जो वन ऑफ दोज आंकड़े थे जो अभी बात हो रही थी जिसके बारे में। एक अच्छी चीज जरूर आई है ऑटो सेल्स के नंबर्स में हेमंत की, जो ट्रैक्टर के नंबर्स हैं, जैसे कि अभी नीरज जी कह भी रहे थे, बहुत स्ट्रांग देखने को मिले। आप चाहे एस्कॉर्ट्स के नंबर देख लें या फिर महिंद्रा के ट्रैक्टर डिवीजन के नंबर देख लें, दोनों अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। स्क्रीन पर प्लेट चलेगी जिसमें आपको वो नंबर दिखेंगे जो एक्चुअल में आए हैं और वो नंबर जो बाजार अनुमान करके चल रहा था। अशोक लेलैंड 1% अनुमान से बेहतर आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। एस्कॉर्ट्स 20% अनुमान से ज्यादा बेहतर आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। M&M का नंबर जो है वो अनुमान के आसपास ही आया है, लेकिन M&M ट्रैक्टर के जो नंबर है वो अनुमान से काफी ज्यादा बड़ा वेरिएशन ले रहे हैं, करीब करीब 20-22% का वेरिएशन वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पैसेंजर व्हीकल में और टू व्हीलर में थोड़ा धीमापन है, इसलिए मारुति का नंबर अनुमान से स्लाइटली नीचे है और आयशर भी करीब करीब 5-6% नीचे है अनुमान से। लेकिन जिस तरह के एग्रीकल्चर के नंबर्स आ रहे हैं, ये मान के चल सकते हैं कि रूरल स्पेंडिंग शायद थोड़ी बेटर साइड पर आए। तो टू व्हीलर के नंबर जो अभी पेंडिंग है, जिसमें आते हैं हीरो मोटोकॉर्प के नंबर, बजाज के नंबर, टीवीएस के नंबर, उनके रूरल साइड के नंबर्स कैसे आते हैं, इन आंकड़ों पर नजर रखें। लेकिन जो अनुमान बाजार लगा के चल रहा है वो मोर और लेस 9% की बढ़त हीरो मोटोकॉर्प में, और बजाज और टीवीएस मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर नंबर देंगे। तो एक स्पेंडिंग साइड जो है रूरल साइड की वो बेहतर दिख रही है, स्पेशली एग्रीकल्चर स्पेस की। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज, उनसे रिलेटेड ट्रैक्टर कंपनीज और एंसिलरी कंपनीज, उनके ऊपर नजर रखी जाए गोइंग फॉरवर्ड। वाकई देखिए एग्रीकल्चर ये एक पुश दे रहा है। अगर आप देखें ऑटो नंबर्स को, तो ये नंबर्स हमें सुबह सुबह बाजार खुलने से कुछ देर पहले ही एस्कॉर्ट्स के नंबर पे जाके इसका स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन था। देन M&M के नंबर्स, मारुति के नंबर्स पे भी स्ट्रीट ने अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। सुदीप जी, अब तक जितने नंबर आए और अभी कुछ कोर नंबर्स आने हैं टू व्हीलर स्पेस के, उसका हमें वेट कर रहे हैं हम, लेकिन आपकी राय क्या है इन नंबर्स के आधार पर? ये तो स्पष्ट हो गया कि रूरल, ग्रामीण भारत, एग्री, ये पूरा का पूरा इंपैक्ट डाल रहे हैं नंबर्स पे, इस मंथली नंबर्स पे। आप इसके आधार पे किन स्टॉक्स को पिक करेंगे ऑटो स्पेस में? जी, ये बिल्कुल सही बात है और हम ये प्रिडिक्ट भी कर रहे थे। पिछले हफ्ते जब बात हो रहा था, हमने रूरल फोकस कंपनीज में खरीदारी की सलाह भी दी थी। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि रिकवरी रूरल इंडिया में मच बेटर है कंपेयर टू अर्बन, सेमी अर्बन इंडिया। और जो टू व्हीलर्स के आंकड़े हैं वो जैसे आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स के आंकड़े जैसे आ रहे हैं, इससे ये साफ है कि ये जो थीसिस है, ये जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो टू व्हीलर क्षेत्र के तीनों कंपनी जो लिस्टेड तीन स्पेस में है, तीनों कंपनी में हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस। इनमें से हीरो मोटोकॉर्प में मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे रूरल मार्केट में इनका पकड़ सबसे ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा नजरिया 1 साल का रखिए, उससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। बजाज ऑटो भी अच्छा है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है और थ्री व्हीलर जो बिजनेस है, थ्री व्हीलर बिजनेस में अच्छा एस्टैब्लिश प्लेयर है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा पकड़ है। तो बजाज ऑटो में भी ध्यान दिया जा सकता है करंट लेवल। बात है। तो देखिए रूरल सेक्टर ये फोकस में है और रूरल सेक्टर में देखिए एफएमसीजी कंपनियों में भी फिर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये जो ट्रैक्टर के आंकड़े आए हैं ये बताते हैं डिमांड जो है वो एफएमसीजी वाली बहुत गजब की है। एक बार स्टॉक दिखाइए नेस्ले का प्लीज और दिखाइए एचयूएल। अभी देखिए राजेश पालिया जी आपको कहते हैं एचयूएल उनको पसंद है। एचयूएल ने पिछले 5 मिनटों में किस तरह का मूव दिखाया है उसको एक बार देखिए। नेस्ले या आज स्टॉक 2020 की मेरी टीम भी दिखा दीजिए। नेस्ले मैंने आपसे कहा था सुबह जरूर खरीदिएगा, ये आपको अच्छे पैसे बना कर देगा इंट्राडे में भी और लॉन्ग टर्म में भी। आज क्वालिटी जो टॉप क्वालिटी है ना उन स्टॉक्स का दिन है। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी आप देखिए 125 पॉइंट नीचे है, माफ कीजिएगा 70-80 पॉइंट नीचे है, अभी 125 पॉइंट नीचे था। लेकिन उसके बावजूद देखिए एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में बहुत ही शानदार रैली देखने को मिल रही है। एचयूएल क्योंकि आपको पसंद था पालविया साहब, क्या नेस्ले में भी एक बड़ा मूव आपको आता हुआ दिखता है? और इसके चार्ट चेक करके बताइए पिछले 15 मिनटों में देखिए क्या जोर से भागा है ये शेयर भी।
जी बिल्कुल हेमंत जी, अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया था कि स्टॉक अभी वहां पे खरीदना चाहिए जो स्टॉक बिल्कुल करेक्शन के बाद एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड करे। तो एचयूएल और नेस्ले दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो दोनों स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और वहीं से बाउंस दिया है। तो नेस्ले में भी रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है। मुझे लगता है डाउनसाइड अब यहाँ से लिमिटेड है, तो नेस्ले को भी बाय करके चलना चाहिए। 16,200 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर के रेट की बात करें 16,280 के आसपास है। तो फ्यूचर का मैं स्टॉप लॉस बताता हूं जो कि इसका रखना चाहिए 16,120 के आसपास। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुल बैक ये दे रहा है और पूरा सेक्टर ही जिस तरीके से मूव हो रहा है अभी, तो मुझे लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहना चाहिए। 16,500 16,000 टारगेट के लिए नेस्ले। ये देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर, ऐसा नहीं कि ये खाली नेस्ले और एचयूएल है, ब्रिटानिया आप देखिए। अच्छा, मैं जब अंदर आ रहा था शो की तैयारी के लिए, मैं डाबर देख रहा था। डाबर भी एक बार डॉक्टर साहब दिखाइएगा। ये पूरा एफएमसीजी पॉकेट जो है देखिए आज भागता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हुआ ये है कि टू व्हीलर के आंकड़े अच्छे आए हैं, रूरल और ट्रैक्टर के आंकड़े इतने शानदार आए हैं कि देखिए एफएमसीजी कंपनियों में भी एक बहुत ही जोरदार तेजी देखने को मिली। कहीं देखिए करेक्शन नहीं आया है। डाबर में दिन के हाईज पर, ब्रिटानिया दिखाइए, ब्रिटानिया दिन के हाईज पर। गाबा साहब, कोई आपको अगर स्टॉक का एफएमसीजी सेक्टर से पसंद आता हो, डाबर, ब्रिटानिया, एचयूएल, नेस्ले, ये पूरा पॉकेट डेज हाई पर है। नेस्ले में देख लेता हूं। मुझे लगता है नेस्ले अच्छा लगता है। 16,000 का एक स्टॉक होना चाहिए। अपसाइड ऑन है 16,500 से 16,600 वहां तक जा सकता है। बाउंस बढ़िया है, बार बढ़िया है। ये इसका मेरे ख्याल से फॉलोअप मिलेगा और अच्छी जगह से बाउंस मिला है नेस्ले। नेस्ले सबके सब अगर आप देखें स्टॉक्स जो है इस वक्त एफएमसीजी के स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, नेस्ले डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और एचयूएल करीब 2163 अब सितंबर फ्यूचर्स शानदार मूव। टाटा कंज्यूमर भी डे हाई पे कारोबार कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं वसीम साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम की भरोसेमंद शेयर इस खास सेगमेंट के लिए। वसीम साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और कल के डिप को अगर आप देखें, मार्केट ने आज काफी हद तक स्टेबल करने की कोशिश की है, कुछ पुट राइटर्स भी विजिबल हैं। पहले तो बताइए सर, आपकी मार्केट पे अप्रोच क्या रहेगी और उसके बाद आज के अपने 2 कन्विक्शन आइडियाज। तो मार्केट की अप्रोच तो यही है सर कि दिस मार्केट इज नाउ बिकमिंग इम्प्रेग्नेबल एंड ऑल द लिक्विडिटी जो ग्लोबल है वो आज आप रुपया देखो कितना स्ट्रांग है। तो आई थिंक एक मिक्स्ड बैग ऑफ स्टॉक्स लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू यूज ऑल डिक्लाइंस टू बाय। आई डोंट रूल आउट 11,200 to 200, 11,000 to 11,200, बट द स्ट्रेंथ इन द ब्रॉडर मार्केट बहुत ज्यादा है। मैं आपको एग्जैक्ट व्यू कल दे सकूंगा ऑन द निफ्टी, जो मैं चार्ट बना रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको अपडेट दे दूंगा और यही दे सकता हूँ कि आज मेरे पे 3 बाय कॉल हैं। आप कहें तो मैं तीनों दूं, बिकॉज मार्केट इज नाउ लुकिंग वेरी स्ट्रांग इन सेलेक्ट सेक्टर्स और वहां मैं आउट परफॉर्मेंस देख रहा हूं। तो पहला पिक होएगा सर अंबुजा सीमेंट, और अंबुजा गॉन थ्रू अ गुड करेक्शन। 13.5-14 का भाव है, 10 का स्टॉप लॉस रखिए, 225 का टारगेट। दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बिकॉज इसके जो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट कॉस्ट इज एट द लोएस्ट। दूसरा बाय है सर मदरसन सुमी, 12-12.5 है, और आपने जैसे ऑटोज में ट्रैक्शन दी उससे ज्यादा ट्रैक्शन यूरोप में है। 122 से 125 का टारगेट है, 109 का स्टॉप लॉस रखिए। और तीसरा आपने रूरल्स पे बात की, आज एफएमसीजी बहुत स्ट्रांग है और सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर आईटीसी है जिसके मार्जिन सबसे ज्यादा है। 190 का भाव है, 187.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 200 to 205 का टारगेट। बढ़िया। तो अब अंबुजा, मदरसन सुमी, आईटीसी 3 के 3 बायज, तो बुल केस और मजबूत होता हुआ भसीन साहब भी देखिए कह रहे हैं कि यहां से और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ये 3 आइडियाज के साथ आगे बढ़ते हुए एफएमसीजी सेक्टर में गवर्नमेंट देखने। धन्यवाद भसीन साहब, शुक्रिया आपका आइडियाज के लिए। कल फिर से मुलाकात होगी भसीन साहब से इसी सेगमेंट में 3 बजे, भसीन जी के भरोसेमंद शेयर्स में। लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि कल कौन से इवेंट्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। उसके बाद फिर बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज का वक्त हो जाएगा। आशीष बताइए कहां कल फोकस करें हम लोग? बहुत सारे इवेंट्स हैं। देखिए आज तो गणपति विसर्जन की तैयारी हो रही शाम को मुंबई में, कल से पितृपक्ष वो श्राद्ध की शुरुआत हो जाएगी। कल रिजल्ट्स हैं कोल इंडिया और जुबिलेंट फूड वर्क्स के, इसके अलावा बाकी के नंबर्स जो आने हैं छोटी कंपनियों के वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल से महाराष्ट्र का मिशन बिगिन अगेन का 4.0 फेज की शुरुआत हो रही है। तो महाराष्ट्र में होटल्स जो हैं वो 33% ऑक्यूपेंसी से अब 100% ऑक्यूपेंसी की तरफ मूव करेंगे। तो तमाम होटल स्टॉक्स रडार पे होंगे। बोर्ड मीट्स हैं
सारी की सारी फंड रेजिंग रिलेटेड। इप्का लैब्स ये प्रमोटर्स को वारंट जारी करे थे, उसके कन्वर्जन पर है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स 150 करोड़ रुपए एनसीडी के जरिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जुटाने का। सीजी पावर ये प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 100 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। ये सारी बोर्ड मीट्स कल स्केड्यूल्ड हैं। अच्छा, जो जज साहब हैं अरुण मिश्रा, जिन्होंने प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस पे वर्डिक्ट दिया था, आज एजीआर मामला, कल वो रिटायर होने जा रहे हैं। कल एक सेलिब्रेशन भी है, पता है, वर्ल्ड कोकोनट डे है कल। अच्छा, ये पता नहीं था मुझे। ये दुनिया भर में कोकोनट के इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए उस इंडस्ट्री को नारियल पानी पीना चाहिए और नारियल फोड़ना चाहिए। अच्छा, बैक इन हिस्ट्री कुछ 2 इंटरेस्टिंग इवेंट्स थे कल के दिन। 2 सितंबर 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई थी। वहां पे एक बेकर थे जिन्होंने अपना अवन रात में छोड़ दिया जला हुआ। ये कहां से लाते हैं आप? और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, 80% लंदन सिटी जल गई थी। 80%। और दूसरा इंटरेस्टिंग इवेंट था 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने दरअसल फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था। कल के दिन वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति हुई। चलिए, तो कल का दिन अच्छा है, वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति हुई थी। कल का दिन एक और बात के लिए अच्छा है, कल के दिन से सिर्फ 120 दिन रह जाते हैं 2020 में। साल 2020 दिक्कत भरा था, अब हमें आखिरी के लेके 120 दिन निकालने। चलिए, तो 120 दिन की उल्टी गिनती 2020 की भी हमें शुरू करनी चाहिए। जितनी जल्दी साल खत्म हो उतना अच्छा। हर रोज एक नई दिक्कत आ जाती है सामने। तो लेकिन ये वाली बात मुझे अच्छी लगी, ये बुल्स और बेयर्स के बीच में भी दोस्ती हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 जो है समाप्त हुआ था और बुल्स की विजय होगी, ये मानना चाहिए। देखिए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स, अब ज्यादातर एक्सपर्ट, सारे नहीं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से तेजी की शुरुआत हो गई है बुल और बेयर में। आपके दोनों बुल और बेयर बाहर कॉफी पी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मुझे तो ऐसे झगड़ रहे थे, ऐसे झगड़ रहे थे कि आज तो मतलब लिफ्ट नहीं देंगे एक दूसरे को। अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो कॉफी पी रहे हैं बुल्स और बेयर्स। आप भी तेजी के ट्रेड्स लीजिए या मंदी के ट्रेड्स लीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, शुरुआत करते हैं अपने BTST STBT आइडियाज के साथ। बताइए गाबा सर, BTST करेंगे, STBT करेंगे? STBT करूंगा। ओके सर, बताइए। पॉसिबल है कि डाउन मूव मिले, 66 का लेकर 86 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 80 का जोन देखने को मिले इस बार। सर, नाम एक बार दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिपीट करिए नाम। मैं भी नहीं लिख पाया सर, प्लीज। इंडियन ऑयल, IOC। करेक्ट, IOC इंडियन ऑयल वीक नजर आता है। 80 का जोन है, वहां तक टारगेट जाना चाहिए। स्टॉप होगा 86 का। ओके, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन याद रखिए सेल करके लेके जाएंगे प्रकाश सर, और वो मानते हैं कि यहाँ पे वीकनेस है और थोड़ी सी कंटिन्यू करेगी। तो इस शॉट को हम कल सुबह कवर करेंगे। राजेश, मैं आपके पास आऊंगा BTST ट्रेड के लिए, लेकिन उससे पहले एक व्यूअर्स के साथ जरा एक व्यू शेयर करिए। इंडसइंड बैंक आज थोड़ा सिंक हुआ, लेकिन आप देखिए किस प्रकार की स्टेबिलिटी इसमें लौटी है। आपको लग रहा है कि क्या ये एक स्टेबल हो चुका है इस वर्डिक्ट के बाद? आज की लोअर शेडो कितनी बड़ी है, एक इस पे अपना टेक दीजिएगा। क्या ये रिज्यूम कर सकता है अपने अपट्रेंड को फिर से? और आपका BTST या फिर STBT ट्रेड क्या होगा? देखिए वीरेन जी, इंडसइंड बैंक में जो करेक्शन हुआ था और जिस जगह से इसने आज जो लो बनाया है, ऑलमोस्ट ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जो कि 588 के आसपास इसने एक लो बनाया और वहां से वापस बाउंस दिया है। अगर इसका हम सेटअप देखें तो स्टॉक अभी भी अपने जो ब्रेकआउट हुए थे पिछले दिनों में, उस ब्रेकआउट को होल्ड किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी बुलिश साइड की ही अपॉर्चुनिटी यहाँ से ढूंढना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो करेक्शन के बाद अभी स्टॉक 626 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड बनता है। जैसे ही मुझे लगता है थोड़ा भी रिकवरी अगर बैंकिंग स्टॉक्स में आएगी, बैंकिंग सेक्टर में आते हुए दिखेगी, तो ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट इंटेक्ट है। मेरे हिसाब से 618 ये स्टॉप लॉस रखें, इसको लॉन्ग करने का ट्रेड रखें, और 645 650 ये टारगेट के लिए इसमें अभी भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इसका सेटअप पॉजिटिव है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को होल्ड करके अभी भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जो वॉलेटिलिटी थी कहीं ना कहीं कैप्चर होते हुए दिख रही, तो इसको लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। BTST के लिए मैं वापस FMCG सेक्टर में ही जाना चाहूंगा, और उसमें मुझे मैरिको काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मैरिको का सेटअप देखें तो काफी स्टेबल काउंटर है, और मैरिको में जिस तरीके का वॉलेटिलिटी में स्टॉक ने एक अपने आप को नैरो रेंज में सीमित रखा, और आज इसमें वापस से बाइंग एक्शन देखने को मिली लोअर साइड से। मुझे लगता है मैरिको में यहाँ से मूव एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। 374 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर, इसमें 369 का स्टॉप लॉस रख ले, और मुझे लगता है इसमें जो टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए कल तक, वो आने चाहिए 384 386 तक के। बहुत सही कहा। और देखिए
एक चर्चा ये भी तो है, हम 2 दिन से कह रहे हैं, अब श्राद्ध शुरू हो रहे हैं तो एसेंशियल्स में देखिए कोई गिरावट नहीं होती है, लग्जरी में गिरावट होती है, लग्जरी सेगमेंट में। ये मैरिको हुआ, ब्रिटानिया हुआ, डाबर हुए, ये तमाम स्टॉक्स, नेस्ले, देखिए ये सब भाग रहे हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट टीम है। अगर श्राद्ध की टीम आप लोग सोच रहे हैं कुछ हो सकती है तो ये हो सकती है। और ये बात देखिए हम 2 दिन से कह रहे थे, जब चावल वाले शेयर हम लोग चर्चा कर रहे थे, चाय वाले शेयर हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ एसेंशियल्स में देखिए कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया थीम आपने पकड़ा है राजेश पालिया जी। आपने पहले कहा HUL और अब आप कह रहे हैं मैरिको आपको पसंद है। प्रकाश गाबा साहब कह रहे हैं कि उनको IOC में बिकवाली करने का मूड है इस समय। मुदित जी आपका बताइए, ट्रेड क्या है, STBT या BTST? देखिए FMCG में अच्छा मूवमेंट आ रहा है तो BTST चुना है हमने FMCG में, और स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। चार्ट पर अच्छी चीज नजर आ रही है, आज का ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है और वहां से अच्छी बाइंग स्टार्ट पर नजर आ रही है। दूसरी चीज, मार्केट में आज जहां वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी लेकिन इस स्टॉक पर कोई भी इंपैक्ट नहीं था, स्टॉक अपने ग्रेजुअल राइज देता हुआ नजर आ रहा था और डे हाई के पास अभी ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर BTST करने की सलाह है, 6.5-7% के OI एडिशन के साथ बाइंग नजर आ रही है। हमें लगता है BTST करके जाइए, 560 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा 540। बहुत बढ़िया स्टॉक बताया सर, मैं आपके साथ हूं। मैंने भी सुबह सुबह इस स्टॉक को स्टॉक 2020 की टीम में आज पावर प्ले का दर्जा भी दिया था और कहा था कि आज इसका दिन होगा, दिन के उच्चतम स्तर पर ये शेयर कारोबार करता हुआ, और आपकी बात सुनकर और कॉन्फिडेंस आ गया। तो देखिए ये स्टॉक भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। नेस्ले, ये सारे स्टॉक्स देखिए, टाटा कंज्यूमर आज इन्हीं का दरअसल दिन है, भाग रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर पर ये कारोबार करते हुए। सुदीप बंदोपाध्याय साहब आपकी राय लेनी है मुझे इस सेक्टर पर, ये जो FMCG वाला सेक्टर है इसमें आपके फेवरेट्स क्या हैं, और ट्रेडर हैट पहनकर बताइए आप क्या करना चाहेंगे मार्केट में कल के लिए। देखिए हेमंत, आपने FMCG क्षेत्र में बहुत दिग्गज कंपनीज के नाम किए हैं और वो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, पर मैं 2 स्टॉक्स का बात करना चाहूंगा जहां पे वैल्यूएशन के लिहाज से हम लोगों को अच्छा लग रहा है और नतीजे भी ठीक ठाक आए थे पिछले क्वार्टर के, और आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होने की संभावना है। एक है इमामी। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम बिजनेस परफॉर्मेंस, जो डीलिवरेजिंग हो रहा है, प्रोमोटर ग्रुप का जो शेयर प्लेज था वो खत्म हो रहा है, अनरिलेटेड बिजनेसेस वो बेच रहे हैं और हम लोग को लगता है कि करंट लेवल से अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट होने की संभावना है। दूसरा कंपनी जिनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ क्वार्टर से ऐसा अच्छा कुछ नहीं आया था, मार्केट डिडंट लाइक परफॉर्मेंस, पर आने वाले दिनों में हम लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होने की संभावना है और FMCG क्षेत्र के ही कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है, करंट लेवल में खरीदारी करेंगे तो 1 साल का नजरिया रख के चलिए, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो सुदीप जी की राय इमामी पे है। और देखिए इस पूरे के पूरे सेक्टर ने, FMCG ने कल के बेयर सेशन को, यानी कल के कमजोर सेशन को, कल के अगर आप देखें सेलिंग को एनगल्फ कर दिया है, पूरे सेशन को कवर कर लिया। आज खुला उसके नीचे और अब उसके ऊपर आ गया है। ठीक ऐसा ही केस हुआ है PVR में। आज PVR का लो और कल का अगर आप देखें रोज था 200 EMA और एनगल्फ करके अगर आप देखें, यानी पूरे सेशन को अगर आप देखें इसने कवर कर लिया और DI की ट्रैजेक्टरी में है। राजेश जरा इसको थोड़ा सा किसी एग्रेसिव ट्रेडर के लिए समझाइएगा PVR को। इसमें परसों अच्छी स्ट्रेंथ थी, यानी सीरीज के पहले दिन कल सिंक हुआ मार्केट के साथ, लेकिन 200 EMA पे पुल बैक लिया। कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर के जरिए कैसे प्ले करें इस स्टॉक को, इसकी स्ट्रेंथ को, और सीरीज के पहले दूसरे तीसरे दिन की स्ट्रेंथ को कभी भी दरकिनार नहीं करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो वर्ड यूज किया एग्रेसिव ट्रेडर के लिए ही ये स्टॉक है। एक्चुअली हाई बीटा है, काफी वोलेटाइल रहता है नेचर में। तो ऑप्शन के थ्रू अगर ट्रेड करना है तो 1440 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब थोड़ा सा इलिक्विड है मेरे हिसाब से, ऑप्शन अवॉइड करना चाहिए PVR में। अगर डायरेक्ट यहाँ से हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो इसका स्टॉप लॉस बनता है वो डिस्काउंट में चल रहा है ऑलरेडी। ये फ्यूचर और कैश का अगर हम देखें तो डिफरेंस है। तो फ्यूचर के लेवल की बात करें 1346 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है फ्यूचर। 1320 का इसका स्टॉप लॉस बनता है फ्यूचर के ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। इसमें जो टारगेट बनते हुए दिखता है, फॉर्मेशन के हिसाब से जिस तरीके से इसमें रिवर्सल आया है आज के सेशन में, तो मुझे लगता है कि जो फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें 1380 तक के अपसाइड के पोटेंशियल यहां से लगते हैं फ्यूचर के ट्रेड में। तो 1320 का स्टॉप लॉस रखेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे 1380 के टारगेट के लिए। बहुत सही कहा आपने। तो PVR देखिए, ये अनलॉक का थीम जो है वो प्ले हो रहा है। देखिए आज जब होटल
100% पर खुलने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो क्या सिनेमा घर नहीं खुलेंगे? या आप खुद से पूछेंगे सवाल तो आपको जवाब मिल जाएगा अब। और जब इतना टफ समय देखिए इन कंपनियों ने गुजार लिया और शेयर देखिए 1350 के आसपास कारोबार कर रहा है, यहाँ से फिर तेजी ही देखने को मिलेगी। डेट्स एक बार 6 महीने का चार्ट दिखाइए। तो इस स्टॉक ने बहुत खराब समय देखा। लॉकडाउन की शुरुआत आपने देखा मार्च में हुई थी और उसके बाद से इस स्टॉक ने देखिए किस तरह की रिकवरी दिखाई। बाजार बहुत होपफुल होता है, देखिए होपफुल रहना भी चाहिए। आप आज का बाजार देख लीजिए वीरू, हम सुबह यही कह रहे थे अब मंदी मत करिए, हल्के हल्के करके हम एडजस्ट हो जाएंगे। ये नए मार्जिन वाले नियमों से भी बहुत सारी चीज़ों से देखिए हम एडजस्ट हुए हैं और ये नियम कई बार देखिए लागू होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाती है। आज देखिए हो क्या रहा है, जब हम अब बाजार बंद होने वाला है और मंगलवार का सेशन है, तो देखिए सुबह बात हुई थी मंगल में हो सकता है। एक मैंने ट्वीट भी किया था और सुबह पूछा था सबसे कि क्या लगता है ये 7वां मंगलवार तेजी का हो सकता है? 6 मंगलवारों से हम बाजार ऊपर है देखिए। तो आज 7वां मंगलवार लग रहा है कि तेजी का तो होगा। अब तो कुछ ही देर बचे हैं भारतीय बाजार बंद होने के लिए, वो पोल भी आपके सामने हम थोड़ी देर में पेश करेंगे। लेकिन देखिए PVR, ये जितने भी स्टॉक्स हैं सारे के सारे भागते हुए नजर आ रहे हैं। इवन इस समय आप देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर मेटल्स भाग रहे हैं। आप सेल का स्टॉक दिखाइए वीरू। आज सुबह खुलते ही हमने चर्चा की थी कि मेटल्स में बहुत बड़ी रैली होगी आज के दिन में भी। आप देखिए पिछले 15 मिनटों में क्या हो रहा है। टाटा स्टील की देखिए चर्चा हुई थी, आप देखिए हो क्या रहा है, सब भाग रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं जैसे अब आखिरी दिन है आज खरीदारी करने के लिए। और कल इन सब में बड़ी गिरावट थी। मेटल्स एक ऐसा पॉकेट है जो जाते जाते लोग खरीदते हुए देखिए आपको दिखेंगे। तो तगड़ी रैली मेटल्स में देखने को मिल रही है। कोई मेटल स्टॉक मोदी जी आपके रडार पर आ रहा हो BTST के लिहाज से तो बताइएगा, क्योंकि ग्लोबल बाजारों के संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। देखिए मेटल में हम दिग्गज के साथ ही जाएंगे। हमें टाटा स्टील पसंद आ रहा है। टाटा स्टील में करीब 412-15 के आसपास से सपोर्ट लेके अच्छी बाउंस बैक, अच्छी बाइंग इस काउंटर में देखने को मिल रही है और अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई थे उसको टेस्ट करने के लिए काउंटर जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर BTST किसी को करना है तो टाटा स्टील में बिल्कुल लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट होगा 442 का। 442 के बाद इस काउंटर में ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ 455 रुपए तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। BTST में तो BTST में टाटा स्टील तेजी करने की राय। और गाबा सर आपको बधाई, आपने जो ट्रेड दिया था आज शुरुआत में वो था JSW स्टील और आप देखिए JSW स्टील इस समय कहां पर कारोबार कर रहा है। एक बार गाबा साहब का वो प्लेट भी दिखा दीजिए। गाबा साहब नहीं दिया था ना डॉक्टर साहब? हाँ गाबा साहब ने दिया था, मुझे याद है बिल्कुल। गाबा साहब बधाई। ये जिस तरह से देखिए 6.5% की रैली इसमें देखने को मिल रही है। टॉप 3 गेनर्स में भारती के साथ साथ हिंडाल्को और JSW स्टील, और JSW स्टील दिन के हाईस पर जा रहा है। कोई स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहेंगे, टारगेट नया बताना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस पे? करेक्ट, मेरा फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो चुका। अब इसका ट्रेल करूंगा, स्टॉप लॉस होगा 282। अब क्या क्या होगा 295 का टारगेट, उसके बाद 300 भी पॉसिबल है। इस वक्त हमने पूछा था कि सबसे मजबूत स्टॉक कौन सा नजर आ रहा है पालविया साहब को। पालविया साहब ने कहा था टाटा स्टील। आप देख लीजिए एक बार, टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पर है और ये सब हुआ है पिछले 20 मिनटों में जब हमने देखिए चर्चा करी है। तो टाटा स्टील दिन के हाईस पर पालविया साहब कोई टारगेट बदलना चाहेंगे, स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये भी पिछले 20 मिनटों में क्या रैली दिखा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, मेटल सेक्टर में ये स्टॉक काफी अच्छा एक मूव दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड करके कैरी करके जाना चाहिए BTST ट्रेड की तरह। और इसमें जो टारगेट लगते हैं मुझे कल तक जो आते हुए दिखना चाहिए 442 445 तक के टारगेट आते हुए रखना चाहिए। अब यहाँ से स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर लेना है वो 423 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए और टारगेट होंगे 445 तक के। हेमंत जी अगर आप देखें तो फार्मा सेक्टर में भी एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से अरविंदो फार्मा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक करेक्शन हुआ था, एग्जैक्टली स्टॉक ने 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के वहां से करेक्शन किया और वहां से जो बाइंग बनी है, तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। और दूसरे फार्मा में भी अच्छी बाइंग एक्शन है। मुझे यहाँ से अरविंदो फार्मा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लग रहा है एक इसमें एक अपमूव पुल बैक का बनते हुए दिखना चाहिए। 845 855 तक के टारगेट मुझे लगता है कल तक आते हुए दिखना चाहिए।
करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनेगा फ्यूचर में वो बनेगा करीब 810 के आसपास, 821 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर। मजा आ गया। आप ये टच मैं करने वाला था पॉकेट, और मैं पूछने वाला था सवाल डॉक्टर रेड्डीज पर। डॉक्टर रेड्डीज का 15 मिनट का चार्ट दिखाइए, सिप्ला का 15 मिनट का चार्ट दिखाइए। ये सारे स्टॉक्स भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। गाबा सर, कोई मोमेंटम ट्रेड फार्मा में आपको अगर नजर आए तो बताइएगा। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज या कोई और? अरबिंदो फार्मा तो पालिया साहब आपके मित्र को पसंद है। मुझे सिप्ला अच्छा लगता है, अच्छा मोमेंटम है, जो बाउंस हुआ है लोअर लेवल से और अच्छी जगह से बाउंस हुआ है। पॉसिबल है कि 757 का एक टारगेट नजर आए, स्टॉप होगा 723। फार्मा में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और मुझे हेमंत बार बार नजर आ रहा है अब एचयूएल में क्या मूव आया है। अब 2176 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और हमेशा ये स्टॉक 200 पे आपको चीख चीख के बोलता है कि बॉस मेरे को बाय करो, मैं आपको रिटर्न दूंगा अच्छी। कल आया वो लेवल, और आज देखिए इसने क्या मूव दिया है। अच्छा, कुछ देर पहले भसीन साहब मदरसन सुमी बोल के गए थे। राजेश, मेरे को इसमें अच्छी स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है, और भसीन साहब की कॉल थी तो यकीनन काम करेगी। 113 के स्तर पे कारोबार करती हुई ये सिंक नहीं हुआ, कल के लेवल्स को वॉलेट नहीं किया लो को, और अब उसके ऊपर जा रहा है। क्या इस डाउट को कैसे प्ले करें? अगर मान लीजिए मैं फ्यूचर के जरिए नहीं, ऑप्शंस के जरिए खेलना चाहता हूं, तो इसमें आपको कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या? भसीन साहब स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, कोई ऑप्शन मदरसन सुमी में अगर ये रिवर्सल हुआ तो? जी हाँ, बिल्कुल रिवर्सल की पूरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि स्टॉक में अगर देखें तो वीरेंद्र जी देखिए बिल्कुल वही हो रहा है। मार्केट में जो करेक्शन था, ऑलमोस्ट जो स्टॉक में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है, वो 200 दिन या 100 डे के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बाउंस दे रहे हैं। 115 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है इसमें, जो कि 5 रुपए 80 पैसे 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मदरसन सुमी में जिस तरीके का पुल बैक बना है अच्छे सपोर्ट लेवल से, तो ये पुल बैक जो आना चाहिए वो 118 120 की ट्रेजेक्ट्री में जाते हुए दिखना चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन के जो टारगेट हम बाय करेंगे 5 रुपए 80 पैसे 90 पैसे में जो ट्रेड कर रहा है 115 का कॉल, इसके टारगेट आते हुए दिखना चाहिए 8 रुपए 8.5 रुपए तक के टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए। तो ये बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल बाय करें। करंट लेवल से इस कॉल ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस रखे वो करीब 4 रुपए के आसपास रख लें। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए एक बढ़िया ये जो हो रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। बैंक निफ्टी आज 100 पॉइंट ऊपर है, कल के लोस को हमने तोड़ा नहीं, दिन भर मजबूती रही। बैंक निफ्टी के जरिए निफ्टी को नीचे लाने की कोशिश बहुत करी बेयर्स ने, लेकिन यही कहेंगे वीरू, बेयर्स वेल ट्राइड एंड बुल्स वेल प्लेड। क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी भी आप देखिए 2 बार आपको लाल निशान में आ पाया, उसके बाद फिर से खिंचता हुआ ऊपर की तरफ। और आज जो रैली हो रही है उन स्टॉक्स में हो रही है जो कल जोर से गिरे थे। देखिए कल मेटल्स में गिरावट थी, सेल तो ऐसे चल रहा है जैसे आज ही बैन में आने की तैयारी कर लेगा। जेएसपीएल भी देख लीजिए, जेएसपीएल पे भी तेजी करने की राय सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में दी गई थी, और ये भी देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन जिन स्टॉक्स पे बात हुई है मुदित जी, कोई स्टॉक जो आपको समझ में आया, और एक स्टॉक जरूर देखिएगा एसबीआई भी देखिए, ये आज बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे जरूर था, लेकिन इस स्टॉक ने सेकंड हाफ में एक और अच्छी तेजी दिखानी शुरू करी है, और एसबीआई दिन के हाईज पर आता हुआ आपको नजर आ रहा है। एसबीआई पर राय, और कोई स्टॉक अगर और आपको दिखाओ तो बताइएगा प्लीज बीटीएसटी के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एसबीआई के लिए बात करेंगे। एसबीआई ने अच्छी चीज जो चार्ट पर नजर आ रही है, कल के लो को होल्ड किया है और वहां से आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो एक चीज साफ है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 210 का होगा। 210 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर यहाँ पर कोई बाय करके चलना चाहता है तो यहाँ पर बाय करके चल सकता है। जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहला टारगेट होगा 227 का। 227 को ब्रेक किया, उसके बाद 235 रुपए तक के अपसाइड मूव एसबीआई में नजर आएंगे। वही हमने दूसरी तरफ ट्रेड की बात करी, मैं बिल्कुल अभी फिर कहूंगा टाटा कंज्यूमर को छोड़ना नहीं चाहिए। जब से हमने रिकमेंड किया 3 रुपए की तेजी टाटा कंज्यूमर में आई है, बिल्कुल यहाँ पर बीटीएसटी करके जाइए। 560 के टारगेट टाटा कंज्यूमर में नजर आते हैं। कंज्यूमर, एचयूएल, यही वो स्टॉक्स हैं जो भाग रहे हैं। पालिया साहब, मजा आ गया आपके एचयूएल के कॉल पर। एचयूएल लेकर जाना है ना, और क्या व्यू है आपका, कल कितना पैसा बनेगा? बिल्कुल, ये तो सर हेमंत जी अभी शुरुआत है। ये स्टॉक में ये अपॉर्चुनिटी जो मिली थी, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। जो इसके लिए वेट कर रहे थे करेक्शन का, उनके लिए एक एप्रोप्रिएट जगह मिली थी। मुझे तो लग रहा है कि ये स्टॉक में एक बड़ी तेजी बन सकती है और ये स्टॉक और कंटिन्यू रख सकता है। हो सकता है कि ये जो वॉलेटिलिटी हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी में ये सेक्टर एज ए डिफेंसिव सेक्टर, इसमें बाइंग का रुझान रहेगा। 2240 2250 तक के टारगेट पे आते हुए दिखना चाहिए इस स्टॉक में। तो इसको होल्ड करें और ट्रेल करते जाए स्टॉप लॉस को हायर साइड पे। जी हाँ,
इस बीच अगर आप देखें 3 स्टॉक्स और बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स और कंसाई नेरोलैक। मैं अभी कुछ देर पहले कंसाई नेरोलैक को देखा, फिर मैंने बर्जर पेंट्स को देखा, फिर देखा एशियन पेंट्स को। अब आप देखिए कल ये सिंक हुआ था एशियन पेंट्स और सिंक होकर 20 डे तक आया था, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, और आज कल के हाई को अगर आप देखें टेक ओवर कर गया। इसे कहते हैं सेक्टोरियल, अगर आप देखें रोटेशन, थोड़ा सा सिंक हुआ लेकिन बुल्स इसे अपने साथ ले गए। ये जरा मुझे तो एक बार राय दीजिएगा, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स और कंसाई नेरोलैक, एक कैश का स्टॉक है, 2 डेरिवेटिव्स के हैं, इनको कैसे अप्रोच करेंगे आप? और एशियन पेंट्स चार्टिकली और ऑप्शन वाइज कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले कहेंगे एशियन पेंट्स को हमने रक्षाबंधन पिक के तौर पर रिकमेंड किया था और करीब करीब 1870 के टारगेट सजाए थे, वो टारगेट अचीव हुए हैं। अब जहां से जो कल की करेक्शन देखने को मिली थी उसको होल्ड करके इस काउंटर में जो लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है 1984 CMP है, बिल्कुल लग रहा है कि रैली और स्ट्रेच हो सकती है और अपर साइड में 2050 तक के अपसाइड मूव एशियन पेंट्स में नजर आ सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा, आपने कंसाई नेरोलैक की बात करी, बिल्कुल कंसाई नेरोलैक में के भी चार्ट्स काफी पॉजिटिव है और अच्छी चीज इसके वीकली चार्ट्स को देखिए, वीकली चार्ट्स में डबल बॉटम बनाने के बाद जो बाइंग देखने को मिली है, लगातार एक हायर राइज हायर लोज में कंसाई नेरोलैक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कंसाई नेरोलैक को भी यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट रहेगा 510 का, स्टॉप लॉस 478 के नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए कंसाई नेरोलैक, और बधाई हो सर आपको उस कॉल के लिए, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, वो शो रक्षाबंधन वाला हम लोग कर रहे थे और आपने कहा था एशियन पेंट बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। देखिए क्वालिटी स्टॉक्स हैं और क्वालिटी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए, और ये सारे स्टॉक्स ने आपको माला माल किया है। अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिल रही है, 300 पॉइंट ऊपर देखिए अब बंद होने की तैयारी हो रही है भारतीय बाजारों की। और जो सुबह एक हमने पोल किया था, देखिए उसका रिजल्ट भी आपको बता दें, हमने आपसे कहा था 3:30 बजे आपको बताएंगे। पोल ये था वीरू कि क्या मंगलवार फैक्टर आज काम करेगा, और बात ये थी कि 6 हफ्तों से लगातार मारुति 6 मंगलवार को तेजी दिखाता था और 6 मंगलवार से लगातार भारतीय बाजार भी ऊपर है। तो 53% लोगों ने करीब करीब कहा हाँ ये फैक्टर आज काम करेगा। मंगलवार फैक्टर देखिए बहुत मजबूत फैक्टर है, और 30% लोगों ने कहा नहीं, 17% के आसपास लोग बोले पता नहीं, कह नहीं सकते। तो 53% लोगों ने सही माना। देखिए ये वही श्रद्धा है, मैं कह रहा था मंगलवार में देखिए मारुति भी भागेगा, और 6 हफ्तों से देखिए मारुति भी ऊपर है मंगलवार को, और शेयर बाजार भी, निफ्टी भी ऊपर है, निफ्टी और मारुति दोनों दिखाइए डॉक्टर साहब। तो आज मंगल मूर्ति का दिन था वीरू, और देखिए विसर्जन का दिन है और भारतीय बाजार पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद हो रहे हैं कल की बड़ी गिरावट के बाद। जी हाँ, और ऑटो, मेटल्स, FMCG और पेंट स्टॉक्स में क्या मूव रहा? बैंकिंग शांत रहा आज, लेकिन एक एक करके देखिए 2 व्हीलर्स के नंबर्स भी आने हैं अभी। मारुति को देखिए, डे हाई की ट्रैजेक्टरी हालांकि बहुत ऊपर की थी, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। आप इस वक्त देखिए एक और स्टॉक ऑटो में से जो कि अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी पर आके खड़ा हो गया है, टीवीएस मोटर्स। जरा प्लीज एक बार चार्ट के लिए लेके आइएगा स्क्रीन पे से। इस वक्त टीवीएस मोटर्स डे हाई पर है और टायर स्पेस में से MRF डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे है। हेमंत, इससे पहले कि वॉल पे जाए एक ट्रेड ले लेता हूं यहाँ पे। राजेश, जरा एक बार आप टीवीएस को देखिएगा। अभी आज 20 डे लो है, कल का लो एग्जैक्टली सेम था। आज बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने कल के लो को वॉलेट नहीं किया, किसको कैसे अप्रोच करेंगे आप? देखिए हेमंत जी, इसका सेटअप देखें तो सेटअप तो पॉजिटिव है और स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था ये एक सही जगह से वापस स्टॉक ने बाउंस दिया, जो कि इसका 420-25 के आसपास सपोर्ट था। तो बिल्कुल इसको भी BTST करना चाहिए। इस स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग दिख रही है ड्यूरिंग द डे देखें तो लोअर साइड से काफी अच्छी बाइंग बनी स्टॉक में। मुझे लगता है इस स्टॉक में 455-460 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। सेटअप पॉजिटिव है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। 434 का स्टॉप लॉस रख ले और इसमें 455-460 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो टीवीएस मोटर पे बाय करने की सलाह रहेगी। टीवीएस मोटर पे बाय करने की सलाह। 2 व्हीलर्स में अच्छी तेजी, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स कल आएंगे। इवन DLF देखिए घटा फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में इसने भी रिकवरी दिखाई। तो मंदी करने वालों क्या कैसे लगे? बुल्स का पलड़ा भारी है। हालांकि आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आपको तस्वीर उतनी अच्छी नहीं नजर आएगी, लेकिन आज हैवी वेट्स का दिन था। आप देखिए कल हैवी वेट्स जिस तरह से गिरे थे, आज उन्होंने रिकवरी दिखाई है, इससे कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। लेकिन देखिए धीरे धीरे करके आज कोशिश जरूर हुई है
कि गिरने वाले शेयर थोड़े से सुधरते हुए नजर आए हैं। तो अच्छा दिन था, कल जैसा दिन नहीं था। कल देखिए एक तरफा गिरावट थी, इतनी सारे नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ प्ले आउट हुए। आज अच्छी बात ये थी कि चाइना की तरफ से देखिए कोई खराब खबर सामने नहीं आई, कोई एस्केलेशन नहीं हुआ। चर्चा हुई, जरूर बयानबाजी जरूर हुई कि चाइना वाले कह रहे थे नहीं भारत की तरफ से गलती थी, हम कह रहे थे नहीं जी उनकी तरफ से गलती थी। फिर चर्चा ये हुई कि दोनों लोगों के बीच में बातचीत होगी। लेकिन देखिए जब बातचीत की बात आती है और कोई नई गतिविधि बॉर्डर पर नहीं आती है तो फिर बाजार ने देखिए सोचा कि चलिए अब इसके ऊपर कम से कम रिएक्शन नहीं देना चाहिए, और धीरे धीरे करके देखिए मिड कैप्स में भी और स्मॉल कैप्स में भी देखिए एक रिकवरी बनती हुई नजर आई। लेकिन आज लार्ज कैप्स का दिन था। एक बार इससे पहले बाजार बंद हो, कंट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिए। 11,500 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं, अच्छी क्लोज मानी जाएगी। कल के लोज को हमने देखिए होल्ड किया, तोड़ा नहीं, उसके पास भी नहीं गए, भटके भी नहीं। 11,320-25 के आसपास के लोज थे देखिए। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सेकेंड हाफ में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। दरअसल काफी हद तक आज वीरू बाजार में ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जिसमें ये साफ हो गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को और भारती एयरटेल को जो उन्होंने एक्विजिशंस किए थे देखिए आरकॉम का रिलायंस ने और भारती एयरटेल ने एयरसेल का, उसका बकाया इनको नहीं देना होगा। अब ये मामला एनसीएलटी में जाएगा, इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। देखिए इन दोनों ही स्टॉक्स ने आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया है निफ्टी में। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखिए आपको देखने को मिला भारतीय बाजारों में। इसलिए हम कहते हैं आज के बाजार को वीरू दो हिस्सों में बांट दीजिए, एक वर्डिक्ट से पहले का, एक वर्डिक्ट के बाद का। तो बाजार में बिल्कुल वही हुआ है। चलिए आपको दिखाता हूं क्लोजिंग कहां पर हो रही है। भारतीय एयरटेल 7% ऊपर जाकर बंद हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सेकंड हाफ में भागता हुआ बंद हुआ है, अब कारोबार कर रहा है। तो देखिए ये दोनों टेलीकॉम स्टॉक्स थे जिनको एक राहत मिली और ओवरहैंग भी देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का हटता हुआ नजर आया। लेट्स सी अब वोडाफोन रिव्यू करता है नहीं करता है, ये आगे की बात होगी। लेकिन वोडाफोन के लिए आज काफी मुश्किल भरा दिन था। देखिए 13-14% गिरता हुआ नजर आया। अब तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर था। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी थी वो दरअसल यहां पर थी और इस स्टोरी ने बाजार की आज सेकंड हाफ में मदद करी आरआईएल और भारती के द्वारा। इसका वेटेज नहीं है कुछ भी, देखिए 10 रुपए के नीचे वाला शेयर है तो यहां पर गिरावट। और ये भी चर्चा हो रही है अगर ये मुश्किल में आता है तो फिर दो जो कंपनियां हैं जो सबसे बड़ी लीडर हैं देखिए उनको फायदा होगा। इसीलिए देखिए आज बाजार में तेजी देखने को मिली और बैंकिंग स्टॉक्स ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। मेटल कंपनियां देखिए भागती हुई नजर आई। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कॉल भी देखिए आपको आज ट्रेड एट 2 में दिया गया था, 215 के आसपास। एशियन पेंट, ये हमारे एक्सपर्ट्स लगातार देखिए चैनल पर सुधार है, मुदित जी का फेवरेट शेयर रहा है। और बजाज फाइनेंस, ये मैंने सुबह सुबह देखिए अपनी टीम में शामिल किया था, मुझे लगता था आज H2B2 का दिन है और H2B2 दोनों ने आउट परफॉर्मेंस आज के मार्केट में दिखाया है। ये एक और ऐसा सेक्टर था जिसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। HUL आपको देखिए दिखाया, पालिया साहब ने सेकंड हाफ में देखिए बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाया। चलिए मार्केट बंद हो गया, एक बार वापस से आपको दिखा दूं। 11,500 के करीब जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी है और बैंक निफ्टी ने भी 100 पॉइंट की तेजी दिखाई। दरअसल ये लोज से काफी सुधरा है। वॉलेटाइल था आज बैंक निफ्टी, लेकिन कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो क्लोजिंग तो देखिए हरे निशान में होती हुई नजर आई है। अच्छी तेजी देखने को मिली है भारतीय बाजारों में। डॉक्टर साहब एक बार वापस से वो प्लेट दिखा दीजिए जहां पर आप थे अभी अभी। हम बात कर रहे थे एफएमसीजी कंपनियों की। डाबर में तेजी देखने को मिली, जुबिलेंट फूडवर्क्स फिर से भागता हुआ, टाटा कंज्यूमर मैंने स्टॉक 20 में सुबह सुबह सुझाया था, पावर प्ले का दर्जा भी दिया था। अभी देखिए थोड़ी देर पहले आपको मुदित जी भी कह रहे थे ये स्टॉक बीटीएसटी वाला शेयर है, कल फिर से इसके ऊपर फिर नजर होगी। इवन HUL में देखिए बीटीएसटी की बात पालविया साहब ने की। तो आज आखिरी सौदा में आपको बहुत सारे शानदार आइडियाज मिले हैं। हिंडाल्को 5% ऊपर, सुबह भी बात हुई थी कि सेल में तेजी करिए, दिन के हाईस पर जाकर बंद हुआ। JSPL में तेजी करिए, ये 9.15 का ट्रेड था आज और देखिए भागा है। टाटा स्टील में तेजी करने की बात आज सुबह आप ही के चैनल CNBC आवाज पर देखने को मिली थी और ये सेक्टर भागा है। आज बायोकॉन जैसे स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया, 8% ऊपर। ग्लेनमार्क में तेजी, औरो फार्मा में पालविया साहब ने अभी अभी देखिए आपको राय दी खरीदारी करने की, इसका भी भागता हुआ नजर आया। आप इस सेक्टर ने भी अच्छा कमबैक दिखाया, खासतौर पर सेकंड हाफ में। PVR में अच्छी तेजी है। अब होटल्स भी देखिए मुंबई में खुल रहे हैं 100% ऑक्यूपेंसी के साथ। अब एक्सपेक्टेशंस होगी आगे चलकर फिर मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर भी खुलेंगे तो ये स्टॉक भागते हुए नजर आए। और ये REC जैसे स्टॉक्स में भी तेजी हुई। सोना भी भागा है तो देखिए मन्नापुरम फाइनेंस भी करीब 4% ऊपर जाकर आज बंद होने में सक्षम रहा। तो ये कुछ शानदार आइडियाज आपको CNBC आवाज पर मिले और ये कुछ लूजर्स थे। जब भी देखिए भारती इंफ्राटेल एयरटेल में तेजी हुई है तो इंफ्राटेल देखिए करीब
करीब 4.5-5% नीचे जाकर बंद हुआ। हाँ, आज दो स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक्स नीचे खींच रहे थे, एक तो एक्सिस बैंक और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक भी। डॉक्टर साहब दिखा दीजिएगा प्लीज एक बार सिंगल। ये दो ऐसे प्राइवेट वाले बैंक्स थे जहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही थी। तो बैंक निफ्टी और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता था वीरू, अगर एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक भी इनके साथ होते। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक आज दरअसल लाल निशान में 0.5% नीचे जाकर बंद हुआ। बहुत कम होता है ऐसा जब ये दो दिग्गज एक तरफ हो, लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स आज के एक बार वो दिखाइएगा। एचडीएफसी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, तो ये वो हैवी वेट था जो आज बैंक निफ्टी को देखिए ऊपर लेकर गया है। तो बढ़िया दिन था, फैंटास्टिक सेशन, खास तौर पर कल की गिरावट के बाद आज का दिन बाउंस बैक के नाम था, बुल्स के नाम था। जी बाउंस बैक के नाम था, बुल्स के नाम था। कल की लोज को इंडिसेस ने रिस्पेक्ट दी, एक बड़ा वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट के बाद अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक स्टेबल रहे और टेलीकॉम स्टॉक्स में अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस में काफ़ी अच्छा खासा मूव। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आखिरी का 1 घंटा मेटल्स, फार्मा के नाम रहा और एफएमसीजी के नाम रहा। आइए देखते हैं कुछ टॉप ओआई गेनर्स, वो स्टॉक्स जहां पे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप हुआ है। देखिए एमजीएल एक शॉर्ट कॉल थी, इसमें काफ़ी शॉर्ट ओआई जुड़ा है। उसके बाद ऑटो स्पेस में अशोक लीलैंड आज काफ़ी ज़्यादा ओआई अपने साथ लेके गया है लॉन्ग साइड पे, कल मॉर्निंग में इस पर बात करेंगे। देन आईटीसी लोअर रेंज पे इसमें ओआई ऐड हुआ है, दैट मीन्स जब ये सिंक हो रहा था लोअर लेवल्स पे लॉन्ग जुड़े हैं। उसके बाद वोल्टास में आज शॉर्टिंग काफ़ी हुई है और साथ ही साथ एक और स्टॉक देखिएगा आप जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव देखा गया, पीवीआर, इसमें भी आज अच्छा ओआई ऐड हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऐसा सेक्टर पूछें जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टोरियल ओआई एडिशन हुआ है तो वो था मेटल्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील, सब में ह्यूज लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पालवे जी, प्रकाश जी और सुदीप जी और मुदित जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखने के लिए, और स्पेशली हमारे खास सेगमेंट जिसको ट्विटर पे लोगों ने काफ़ी सराहा है, बुल्स वर्सेस बेयर, उसमें अपना भी अगर आप देखें एक पक्ष रखने के लिए। हेमंत, आज की